आप लोगों ने राजपूत युग, सामंतवाद का युग और उत्तर प्राचीन काल के नाम से भी लिखा है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लिया था और आज की क्लास के अंदर कोशिश करेंगे आपके परमार वंश इस टाइम पीरियड का, उसके इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो ये टॉपिक हमने चालू कर दिया था, परमार वंश से रिलेटेड टॉपिक। और कल की क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था अग्निकुंड से उत्पन्न चारों राजपूत वंशों में से परमारों ने अपने अभिलेखों में भी अग्निकुंड से उत्पत्ति की कथा को स्वीकार करने का कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने बातचीत करी थी कि मालवा में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होने के बाद परमारों ने अपना राज्य स्थापित किया। और वहां पर देखिए एक बड़ी लाइन आई है कि मालवा में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होने के बाद परमार राज्य स्थापित कर रहे हैं। पर जो परमारों के प्रारंभिक शासक थे वे राष्ट्रकूटों के अधीन रहे हैं। हम लोगों ने इस व्यक्ति के ऊपर बात करी थी, उपेंद्र के ऊपर। उपेंद्र याक्रस को परमार वंश का संस्थापक बताने का कार्य किया गया। इसके बाद में कल की क्लास के अंदर जो मैंने लास्ट लाइन लिखी थी, क्लास का समय एंड हो गया था, तो देखिए इस लाइन को वापस लिख रहा हूं। उपेंद्र के बाद परमारों में क्रमशः वेरिसिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम व वेरिसिंह द्वितीय शासक बने। और देखिए इन राजाओं को टाइम पीरियड देना यदि आपको, तो इन राजाओं को आप टाइम पीरियड दे सकते हो 817 से लेकर 945 इन राजाओं को टाइम पीरियड दिया जा सकता है। ओ सर, आपसे निवेदन है, विजय वंश कौन सा है और शासक का नाम बताओ। और विजय वंश तो कहलाएगा, सीधा सा बात है, गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाएगा। और राजा का नाम लिखना है तो नागभट्ट द्वितीय शासक होगा। उसके बाद में थोड़ी जिक्र मिलता है, ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष का। चलिए, इन राजाओं का टाइम पीरियड 790 से 817, तो उपेंद्र का टाइम पीरियड, ठीक है ना, और चाहे तो इनका टाइम पीरियड 817 से 945 इन राजाओं का टाइम पीरियड रखने का काम कर दीजिए, ठीक है ना। उपेंद्र के बाद परमारों में क्रमशः वेरिसिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम व वेरिसिंह द्वितीय शासक बने। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन राजाओं का टाइम पीरियड यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। 817 से लेकर 945 इन राजाओं का टाइम पीरियड लिखने का काम किया जा सकता है। ये वाला टाइम पीरियड लिख लीजिएगा इन राजाओं का, 817 से 945। अब देखिए कि बार बार कहने के बावजूद भी टाइम पीरियड वाली बात आ रही है, कोई बात नहीं, करिएगा याद, जब एग्जाम के अंदर पेपर आए तो पता चल जाएगा कि इन ये टाइम पीरियड कितने इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलिए, उपेंद्र के बाद परमारों में ये शासक बने, वेरिसिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम व वेरिसिंह द्वितीय शासक बन रहे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज क्यों समझा रहा हूँ उसका कारण समझिएगा। आगे चल के हम लोग कई वंश पढ़ेंगे और वहां सीधे मैं राजा का नाम लिखाऊंगा इंद्र तृतीय। आप कहोगे सर इंद्र फर्स्ट और सेकंड कहां हुए, तो मैं कहूंगा इंद्र फर्स्ट और सेकंड हो चुके, हमारे किसी काम के नहीं है। तो यहां पर भी देखिए मैंने केवल यही समझाने की कोशिश करी है कि आपको सीधा मैं पढ़ूंगा वाकपति द्वितीय, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर वाकपति फर्स्ट तो आया ही नहीं। तो देखिए वाकपति फर्स्ट आ चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है। ये लाइनें याद करनी पड़ेगी पूर्व मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ते समय के अंतर्गत, समझाया ना। सर ये टॉपिक कब खत्म होगा, कुछ अटपटा सा लग रहा है, बहुत लगेगा अभी तो अटपटा, टॉपिक चालू हुआ है अभी तो, ठीक है ना। यही पता चलता है असली हिस्ट्री के अंतर्गत कितना नॉलेज है, उसके बारे में इसी टॉपिकों के अंतर्गत पता चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग वाकपति सेकंड को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो वाकपति फर्स्ट हो चुका है, ठीक है ना, आपके किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको इन राजाओं के ऊपर सवाल। उपेंद्र के ऊपर सवाल आ सकता है। उपेंद्र के बाद ये नाम मात्र के शासक हुए परमारों की हिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिए ये राजा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, उसको लेकर हम लोग एक लाइन उतारने का कार्य करेंगे। उतारिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। उपेंद्र से लेकर, ठीक है, उपेंद्र से लेकर वेरिसिंह द्वितीय तक परमार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। परमार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, ये देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है। उपेंद्र से लेकर वेरिसिंह द्वितीय तक परमार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, राष्ट्रकूटों के अधीन थे, यानी राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इस कारण ये शासक इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ये कारण है।
तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, परमारों के प्रारंभिक शासक। अब देखिए लाइन कंटिन्यू जुड़ रही है। ये जो वैरी सिंह सेकंड है ना, इस वैरी सिंह सेकंड का जो पुत्र है सियक द्वितीय, वो पूरी तरह परमारों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का कार्य करेगा। तो देखिए अब हम लोग शासकों को पढ़ेंगे, वैरी सिंह द्वितीय के बेटे से लेकर आगे हम राजाओं को पढ़ने का कार्य करेंगे। चलिए आगे उतरिएगा, लिखेगा वैरी सिंह द्वितीय के पुत्र सियक द्वितीय ने, वैरी सिंह द्वितीय के पुत्र सियक द्वितीय ने परमारों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, परमारों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो अब देखिए आपके उत्तर आ गया है। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक हम लोग किस व्यक्ति को कहेंगे? सियक द्वितीय कहलाएगा, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप के अंतर्गत जाना जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस शासकों को लिखेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट अलग से हेडिंग लगाइए, सियक द्वितीय, इसका टाइम लिखिएगा 945 से 973, सियक द्वितीय का टाइम पीरियड। सॉरी, इसको 972 भी आप करने का काम कर सकते हो, आपको किताबों में 972 लिखने का काम मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने 73 तक क्यों खिंचा है? क्योंकि अगले राजा का टाइम पीरियड कई जगह 73 से चालू हो रहा है, इस कारण लिखने का कार्य किया गया है। चलिए ये राजा के ऊपर पहुंच गए, अलग से उतार लीजिएगा सियक द्वितीय। क्लियर है, मैंने पहले कह दिया था पूर्व मध्यकाल का इतिहास बहुत टफ है, और वहां देखिए मैं तो डिटेल के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं, एक एक का टाइम लिखाया करो, नहीं लिखाऊंगा बिल्कुल भी, क्लियर कर देता हूं। तो एक एक का टाइम लिखाया करो, मतलब इसको चाहिए कि वैरी सिंह फर्स्ट का भी टाइम लिखा दो, उन्हें सियक फर्स्ट का भी लिखा दो, उन्हें वाकपति फर्स्ट का भी लिखा दो, नहीं लिखाऊंगा, काम का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, बाकी किताबें पढ़िए बेटा, आप उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, हमें सलाह लो कि एक एक का टाइम लिखाया करो, हमें जहां इंपॉर्टेंट नजर आएगा वहां हम जिक्र कर देंगे। ठीक है, सियक द्वितीय 945 से 973 इसका टाइम पीरियड। देखिए सियक द्वितीय, इसको हम कहते हैं परमार वंश का वास्तविक संस्थापक। लिखिएगा यह, मुझे पता है ना कि क्यों इस तरीके के सवाल बेचारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जो लाइन समझा देते हैं ना, उसी के ऊपर गौर करने का काम करते हैं कि साथ कैसे टफ है। यह परमार वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है ना, सियक द्वितीय परमार वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखिए क्यों था, ठीक है ना, उस चीज को भी समझना ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने कहा था ना कि परमार प्रारंभ के अंतर्गत, बिल्कुल इसीलिए तो नहीं लिखूंगा ना टाइम पीरियड, आयो इसीलिए तो कराऊंगा, तो सलाह देने की जरूरत नहीं है, पढ़िए चुपचाप, ये ज्यादा ठीक रहेगा। सियक द्वितीय ये परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाने का कार्य करता है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि परमारों के जो प्रारंभिक शासक, हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा कि उसको घटोत्कच का टाइम पीरियड पढ़ो तो भी अभी याद नहीं आएगा जाके। ठीक है, सियक द्वितीय परमार वंश का वास्तविक संस्थापक। तो मुझे लगता है कि कई लोग हमारी भी थोड़ी सी सुबह खराब करना चाहते हैं, अपनी तो करते ही है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बातें कितनी चुपती है जाके। ठीक है ना, तो सियक द्वितीय परमार वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहलाएगा? उसका कारण है कि अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया कि परमारों के जो प्रारंभिक शासक थे वे राष्ट्रकूटों के अधीन है। तो राष्ट्रकूटों को पराजित करके परमारों का पूरी तरह स्वतंत्र राज्य कौन स्थापित कर रहा है? सियक द्वितीय। इस कारण हम लोग इनको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहने का कार्य करते हैं। हाँ, मेरी वो एक लाइन ही बहुत असर कर गई अभी तक तो, अभी तक असर कर रही है अभी लाइन। ठीक है बेटा, मुझे पता चल रहा है तुम्हारे असर कर रही है मेरी लाइन। ठीक है, यह परमार वंश का वास्तविक संस्थापक है क्योंकि इसने राष्ट्रकूट खोटीग को, ब्लॉक कर देना इसको थोड़ी देर के लिए, दबा हुआ अभी। नेक्स्ट लाइन को उतारिएगा, 972 ईस्वी में सियक द्वितीय ने 972 ईस्वी में सियक द्वितीय ने, इस लाइन को उतारिएगा, सियक द्वितीय पढ़ बेटा ध्यान रखिएगा। 972 ईस्वी में सियक द्वितीय ने कलिघट्ट के युद्ध में, कलिघट्ट के युद्ध में राष्ट्रकूट खोटीग को, राष्ट्रकूट खोटीग को पराजित किया। ये देखिए लाइन जम गई ना आपके। मैंने क्या कहा था कि परमारों के जो प्रारंभिक शासक है वे राष्ट्रकूटों के अधीन थे। ठीक है, और राष्ट्रकूटों को पराजित कौन कर रहा है? सियक द्वितीय पराजित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 972 ईस्वी में सियक द्वितीय ने कलिघट्ट के युद्ध में राष्ट्रकूट खोटीग को पराजित किया। अब देखिए एक और चीज आ गई है, सियक द्वितीय का टाइम पीरियड क्या है? 945। ठीक है, आपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम बड़ा पावरफुल शासक था महिपाल, उसका टाइम पीरियड क्या था? 912 से 944। देखिए दोनों चीजें एडजस्ट हो गई है, गुर्जर प्रतिहारों की ताकत कमजोर भी हो गई है। ठीक है ना, तो हमने लाइन क्या पढ़ लिखी थी शुरुआत में कि गुर्जर प्रतिहारों की ताकत कमजोर होने के बाद परमार मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का काम करेंगे, तो वो काम भी हो गया है। दूसरा, परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे और राष्ट्रकूटों को भी पराजित कौन कर रहा है? ये सियक द्वितीय पराजित करने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल देखो लाइन कैसे सेट हो रही है, देखिए जो समझाया वो एक एक बात रिपीट हो रही है। आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि मालवा में गुर्जर प्रतिहारों, हाँ उसका खुद का टाइम खराब हो रहा है मुझे पता है अभी, सर उसको इतना टाइम पीरियड बता दो कि बहुत खुद का टाइम पीरियड भी, बिल्कुल उसको बता दिया है, एक लाइन में जवाब दे दिया उसको इस चीज के बारे में। फिर मेरी लाइन में जो लिखा है ना उसको नोट कीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि मालवा में गुर्जर प्रतिहारों की ताकत कमजोर होने के बाद राष्ट्रकूट अपना राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है ना, और आपको गुर्जर प्रतिहारों में महिपाल जा चुका है। और दूसरा, परमारों के प्रारंभिक शासक किनके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के, और राष्ट्रकूटों को पराजित कौन कर रहा है? सियक द्वितीय पराजित करने का कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एक और लाइन लिखिएगा, सियक द्वितीय ने हुणों को पराजित कर, ये देखिए मैंने कहा था ना हुणों का जिक्र हमको
परमाणु के टाइम पीरियड के अंतर्गत भी मिलने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। सियक द्वितीय ने हुनों को पराजित कर उनके रनिवासों को वैधव्य ग्रह क्या होते हैं? विधवा औरतों के निवास स्थान, उसके लिए वैधव्य ग्रह शब्द काम के अंतर्गत लिया जाता है। तो हुनों को पराजित कर उनके रनिवासों को वैधव्य ग्रह में बदल दिया। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। आपने सबसे पहले पढ़ा परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, उसके बाद आपने राजाओं के नाम उतारे उपेंद्र से लेकर वैरी सिंह द्वितीय तक। परमार स्वतंत्र नहीं थे, राष्ट्रकूटों के अधीन थे। परमारों का पूरी तरह स्वतंत्र राज्य स्थापित करेगा सियक द्वितीय 945 से 973, सियक द्वितीय का टाइम पीरियड। चलिए अब हम अगले राजा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, हेडिंग लगाइएगा। परमारों का अगला शासक वाकपति द्वितीय या मुंज या उत्पल राज। नेक्स्ट सर ये राजा इंपॉर्टेंट है ज्यादा बेटा, केवल इंपॉर्टेंट है तो वास्तविक संस्थापक पर भी सवाल दे सकता है, कलिघट्ट के युद्ध के ऊपर भी सवाल देने का कार्य किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है जैसे शासक सियक द्वितीय। जो लाइन लिखाई ना हुनों वाली, वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रनिवास रानियों के रहने का स्थान होता है। नेक्स्ट राजा उतारिए और इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। 973 से 995 तक राज्य करेगा वाकपति द्वितीय या मुंज या उत्पल राज, ठीक है। इस राजा को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा और मुझे कंफर्म याद नहीं आता, पर ये दूरदर्शन का चैनल है ना, उसके ऊपर तो इस राजा के ऊपर सीरियल भी बन रखा है, इस कारण ये राजा इंपॉर्टेंट है। समझिए सीधा क्या है, वाकपति द्वितीय। तो वाकपति फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना, इस कारण हमने ज्यादा डिटेल के अंतर्गत नहीं पढ़ा। इस राजा की उपाधि क्या मिलती है? उत्पल राज। इस राजा की उपाधि मिलने का काम कर रही है, ठीक है। मुंज इसका नाम क्यों पड़ा, समझिए यहां पर। अगर मान जाते तो हिस्ट्री मरते दम तक याद रहती, बिल्कुल सही कहा है। मुंज मैंने कहा नॉर्मली हिस्ट्री में बाप बेटे को लेकर सवाल नहीं आते, और जहां थोड़ी बहुत परेशानी आती है वहां हम लोग जिक्र कर देते हैं। मुझे भी याद नहीं बेटा सीरियल का नाम, पर ये कंफर्म पता है कि बना हुआ है। मुंज इसका नाम क्यों पड़ा, इस कहानी को केवल समझ लो। कहते हैं सियक द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, ठीक है ना। तो सियक द्वितीय को ये घास पे पड़ा मिला है, और घास के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? मुंज शब्द काम के अंतर्गत लिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका नाम पड़ा है मुंज, ठीक है। इसकी उपाधियां उतारिए पहले, मुंज की उपाधियां उतारिएगा। पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, कवि वर्ष व कवि प्रिय। समझिएगा इस राजा की उपाधियां इंपॉर्टेंट है। मेरा एक क्वेश्चन समझिए जो एग्जाम में आ चुका है। एग्जामिनर ने सवाल दिया है कि भारत में अकाल वर्ष, अमोघ वर्ष और धारा वर्ष जैसी उपाधियां कौन से वंश के राजा धारण करते थे? समझिएगा क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा, मुझे कुछ स्टूडेंट अगर पता हो तो। एग्जाम में क्वेश्चन आया है भारत में अकाल वर्ष, अमोघ वर्ष। वीडियो की लास्ट लाइन का भी तुक्कर मत चाटना, ये बात मौजे आज बदल कर रख दिया है। ये क्या लाइन काटते हैं? चलिए मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि भारत में अकाल वर्ष, अमोघ वर्ष, धारा वर्ष जैसी उपाधियां कौन से वंश के राजा धारण करते थे? या लिखा हुआ देखिए, मुंज की उपाधि क्या मिलती है हमको? अमोघ वर्ष मिलने का कार्य करती है, ठीक है ना। चलिए मैं उत्तर देता हूं। भारत में अकाल वर्ष, अमोघ वर्ष और धारा वर्ष जैसी उपाधियां राष्ट्रकूट वंश के राजा धारण करते थे। इस कारण देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, मुंज भी कैसी उपाधि धारण कर रहा है? अमोघ वर्ष। और देखिए इस उपाधि का अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ हो रहा है कि मुंज के वंशजों ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया, और लगता है आगे चल के मुंज ने राष्ट्रकूटों की ताकत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, तभी तो उनकी उपाधि धारण की जा रही है। अरे अकाल वर्ष, अमोघ वर्ष और धारा वर्ष जैसी उपाधियां राष्ट्रकूट वंश के राजा धारण करते थे, पर उनकी उपाधि को धारण कौन कर रहा है? मुंज। इसका मतलब मुंज ने भी किनकी ताकत को नुकसान पहुंचाने का काम, करने का काम किया है। इस देखो जोड़िए, हर चीज को लिखी हुई नहीं मिलती है। वापस मैं तीसरी बार समझा रहा हूं, मुंज अमोघ वर्ष उपाधि धारण कर रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया? अभी मैंने कहा अमोघ वर्ष तो उपाधि राष्ट्रकूटों की मिलती है, इसका मतलब राष्ट्रकूटों को वास्तव में नुकसान पहुंचाया है, इस कारण इस तरीके की उपाधि धारण करने का कार्य किया जाता है। कवि वर्ष और कवि प्रिय ऐसी उपाधियां आगे भी आप हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने का कार्य करोगे। चलिए एक तो बात हो गई मुंज की उपाधि। आपको याद होगा मैंने पूर्व मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ाते वक्त एक और बात कही थी, मैं कि एक एक राजा की 10-10 विजय मिल जाएगी। अरे सारी विजय आपको नहीं याद करनी है, जहां इंपॉर्टेंट कनेक्शन जुड़ रहे हो उनको याद करने का काम करना है। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन जनता है, आप लोग पढ़ते हो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आहड़ सभ्यता आप पढ़ने का काम करते हो, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता आप पढ़ते हो, और वहां एक लाइन क्या पढ़ते हो कि 10वीं शताब्दी के अभिलेखों में आहड़ को आघाटपुर दुर्ग बताने का काम किया गया है, ठीक है ना। तो आहड़ के ऊपर आक्रमण किया है परमारों ने, और वहां आघाटपुर दुर्ग शब्द मिलता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट तरीका, मुंज ने गुहिल वंश, गुहिल वंश का मेवाड़ का, गुहिल वंश के शक्ति कुमार, ये उतारिए इंपॉर्टेंट है, शक्ति कुमार को पराजित कर
आघाटपुर दुर्ग, आघाटपुर दुर्ग कौन सी जगह? आहड़, आघाटपुर दुर्ग को नुकसान पहुंचाया। ये देखिए आपके उत्तर आ गया है, परमारों ने आक्रमण किया है आहड़ के क्षेत्र में भी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंज ने गुहिल वंश के शक्ति कुमार को पराजित कर आघाटपुर दुर्ग को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब ये मुंज राजस्थान के अंदर एक और पावर को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, चौहानों को भी नुकसान पहुंचाएगा मुंज, और वे होंगे नाडोल के चौहान, ठीक है। नेक्स्ट उतारिएगा, मुंज ने नाडोल, नाडोल राजस्थान के अंदर पाली जिले के अंदर, ठीक है ना। मुंज ने नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान बली राज को भी पराजित किया, बली राज को भी पराजित किया, ठीक है। यह विजय इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सवाल देने का कार्य किया जा सकता है। अब मुंज की एक और विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंज साउथ इंडिया में किसी के साथ भिड़ रहा है, और वो देखिए मैंने कहा पूरे के पूरे एक वंश के संस्थापक का नाम आ जाएगा, तभी मैंने कहा आपस में तुलना करो तो एक वंश को पढ़ते पढ़ते दूसरे वंशों की हिस्ट्री चालू होने का काम कर रहा है, बिल्कुल लिखिएगा। और इसके ऊपर ही चर्चित कहानी है, मुंज ने कल्याणी, कल्याणी हम अलग से पढ़ेंगे, कर्नाटक के बीदर जिले में है कल्याणी, जहां पर चालुक्य वंश आने का काम करेगा। तो मुंज ने कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय को, ये देखिए ये कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है, बिल्कुल बेटा मैंने कहा है वीडियो के अंदर थूक के चाटना नहीं, और यही जिंदगी के अंतर्गत चली मैंने तो रखने का काम किया है जाके। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय को, ये तेलप द्वितीय पर इजी सवाल बनता है आपके, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तेलप द्वितीय। और याद रखना पूछूंगा जिस समय कल्याणी का चालुक्य चालू करूंगा ना और तेलप द्वितीय पढ़ाते ही कहूंगा बताओ किस जगह पर आपने तेलप द्वितीय को पढ़ने का काम किया है। ऐसी स्टडी होगी पूर्व मध्य काल में, तभी थोड़ा बहुत समझ के अंतर्गत पड़ता है पूर्व मध्य काल, ठीक है। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया, 6 बार पराजित किया, 6 बार पराजित किया, किंतु 7वीं बार, किंतु 7वीं बार मुंज स्वयं पराजित हो गया, मुंज स्वयं पराजित हुआ, वह मारा गया। यहां देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी मिलती है, कहते हैं मुंज को रोका है उसके मंत्री रुद्रादित्य ने 7वीं बार कि मत जाओ, पर यह मुंज माना नहीं, मुंज लड़ने के लिए चला गया 7वीं बार तेलप द्वितीय के साथ के अंतर्गत। रुद्रादित्य जो इसका मंत्री है उसने इसको रोका है, और नहीं रुका तो रुद्रादित्य ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब की बार ये मुंज हारने का कार्य करेगा, ठीक है। मुंज पराजित हो गया, तेलप द्वितीय ने मुंज को कैद खाने में डाल दिया है, और मुंज की सेवा के लिए अपॉइंट किया था तेलप द्वितीय ने अपनी बहन मरणालवती को अपॉइंट करने का काम किया है। अब ये मुंज तेलप द्वितीय की बहन मरणालवती के साथ झूठ मूठ के प्यार का नाटक करता है और कैद से भागने की कोशिश कर रहा है, पर यह मरणालवती अपने भाई को मुंज के बारे में बता देती है, इस कारण मुंज को मौत के घाट उतारने का काम कर दिया गया था। तो ये तो बात हुई मुंज की उपाधियां और विजयों के ऊपर बातचीत हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ लिटरेचर को लेकर, आपको सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर मुंज के ऊपर। नेक्स्ट उतारिएगा, मुंज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो कर लीजिएगा। मुंज की राज्यसभा में नव साहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, पद्मगुप्त 10 रूपक के लेखक धनंजय, 10 रूपक के लेखक धनंजय व यशो रूपावलोक, यशो रूपावलोक के लेखक धनिक रहते थे, धनिक रहते थे। ये देखिए लिटरेचर को लेकर इस सेवा जो भी जेल में, हाँ उसका भी बेटा कारण था, तेलप द्वितीय चाहता है कि उसकी बहन मरणालवती की शादी हो जाए मुंज के साथ के अंतर्गत, इस कारण अपॉइंट करने का काम किया गया, ठीक है। तो मुंज की राज्यसभा में 9 साहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय व यशो रूपावलोक के लेखक धनिक रहने का कार्य करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले राजा के ऊपर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुंज के बाद परमारों के अंदर शासक कौन बनेगा, नाम उतारिएगा। नेक्स्ट राजा का नाम उतारिए, सिंधु राज। मुंज के बाद परमारों में राजा कौन बना है, सिंधु राज। वापस रिपीट कर देता हूं, अभी तक हमने कितने राजा पढ़े, उपेंद्र, वैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय, सियक द्वितीय, उसके बाद में मुंज। नेक्स्ट परमारों की हिस्ट्री में कमजोर शासक आ रहा है सिंधु राज, और मैंने आपको कहा था बेटा मुंज भागने की कोशिश कर रहा था कैद से, इस कारण मुंज को मारने का कार्य किया गया। नेक्स्ट राजा उतारिएगा, मुंज के बाद सिंधु राज कमजोर शासक है, ठीक है ना, कमजोर, हाँ अलग राजा है, तभी तो टाइम पीरियड, इसीलिए मैं कई जगह पर जिक्र कर देता हूं टाइम पीरियड का। और ये भी देखो आपको नहीं कह रहा हूं कि टाइम पीरियड आपको याद करना है,
अभी अगला राजा आएगा ना, तब मैं कहूंगा आपको कि इसका थोड़ा टाइम पीरियड ध्यान रखने का कार्य कीजिएगा। मैंने कहा था ना कि हिस्ट्री में कमजोर राजाओं के जो पुत्र हैं वो बहुत पावरफुल शासक। बहुत गंदा कमेंट किया था एक व्यक्ति ने अभी, इसी कारण उसको ब्लॉक करना पड़ा बीच के अंतर्गत। बार बार क्या था कि एक लाइन समझा देते ना, उसके बावजूद भी नहीं मानते, इस कारण थोड़ा ना पड़ता है। तो यूँ लग रहा है इनको कि कैमरे के पीछे बैठ के ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने का काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उज्जैन राजधानी, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा सवाल पूछा है। परमाणु की प्रारंभिक राजधानी थी अवंती या उज्जैन, ठीक है। इसके बाद राजधानी बनेगी धारा नगरी, भोज परमार राजधानी बनाने का काम करेगा। ये देखिए निकिता, गलत तरीका ये पढ़ने का। मैंने क्या कहा, ये भाई ने, पुत्र ने वगैरह इस टाइप के सवाल एग्जामों के अंदर नहीं आते। अभी तो देखिए आपके पूर्व मध्यकाल का दूसरा वंश चालू हुआ है, इसमें कईयों की हालत खराब होनी चालू हो गई है। अभी तो पूर्व मध्यकाल में जब साउथ की हिस्ट्री आएगी तो वहां तो और भी टिपिकल स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट सीधा याद रखिए, परमाणु के अंदर राजा हुआ था सिंधु राज। किसका पुत्र है, किसका भाई है, इन चीजों में नहीं उलझना, ठीक है ना। नॉर्मली सिंधु राज की उपाधियां उतारिए, कमजोर शासक है पर क्वेश्चन बनेगा। लिखिएगा इसकी उपाधियां, कुमार नारायण, इसकी भी उपाधियां इंपॉर्टेंट है। शाह सांक, विक्रमादित्य, ये देखिए हिस्ट्री में विक्रमादित्य तो कई मिल जाते हैं। अवंती तिलक। चलिए थोड़ी सी आपके ज्ञान की परीक्षा ले लेता हूं, मुझे बताइएगा इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विक्रमादित्य नाम के राजा किस वंश में हुए हैं? आप जवाब दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। चलिए मेरे सवाल का उत्तर दीजिएगा सर, मोबाइल से मेरे सवाल का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विक्रमादित्य नाम के राजा किस वंश के अंतर्गत हुए हैं? ठीक है, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सिंधु राज की उपाधियां हमने लिख ली, कुमार नारायण, शशांक, विक्रमादित्य व अवंती तिलक, ठीक है। अभी हमने एक ग्रंथ उतारा था और उसका राइटर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। नव शशांक चरित्र के लेखक कौन है? पद्मगुप्त, ठीक है ना। ये नव शशांक चरित्र ग्रंथ कौन से राजा को आधार बनाकर, हाँ इसका नाम रखना लड़के का, चालुक्य नहीं बता रहा है, ठीक है। ये नव शशांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, और पद्मगुप्त ने नव शशांक चरित्र ग्रंथ किस राजा को आधार बना के लिखा था? सिंधु राज को। तो देखिए इसका मतलब पद्मगुप्त किसके भी समकालिक होंगे? सिंधु राज के भी समकालिक कहलाने का काम करेंगे। लिखिएगा, नव शशांक चरित्र में सिंधु राज के जीवन चरित्र का, कई बार आ चुका है इसलिए ध्यान रखना, पूछ सकता है किसके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ये लाइन उतारिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपके सिंधु राज, परमारों का शासक। और इसी सिंधु राज का पुत्र भोज परमार होगा हमारे परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। सर इनकी अवंती तिलक लिखा बेटा लास्ट में, अवंती तिलक, ठीक है ना। इस सवाल को ऐसे भी जोड़ लीजिए, मैंने कहा था ना परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अवंती या उज्जैन। आगे चलकर भोज परमार किस जगह को राजधानी बनाएगा? धारा नगरी को राजधानी बनाने का काम करेगा भोज परमार, ठीक है। अवंती तिलक। सर क्या ये राजा कवि था? हाँ बेटा, तभी तो उपाधि दिखाई ना, कवि व्रस। ये राजा कवि था? नहीं, सिंधु राज नहीं था, मुंज के बारे में है। किस कारण टिपिकल की सभी राजाओं का काल, बेटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग वंश आए ना। किसने लिखा था सर ये? बेटा अभी कोई थोड़ी देर पहले लिखा है, नव शशांक चरित्र के राइटर कौन थे? पद्मगुप्त। तो पद्मगुप्त मुंज के समय में भी है, और पद्मगुप्त किसके समय में भी है? सिंधु राज के समय के अंतर्गत भी है। चलिए उस सवाल का उत्तर देता हूं। कुछ स्टूडेंट ने जवाब दिया मेरे को, सबसे ज्यादा विक्रमादित्य नाम के राजा दक्षिण भारत के चालुक्य वंश में हुए, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के अंतर्गत जिक्र आता है। बेटा राइटर लिखा चुका हूं जस्ट पहले, नव शशांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त लिखवा चुका हूं। नेक्स्ट, सिंधु राज के बाद आएगा हमारे परमारों की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए परमार भोज, या कर दीजिए भोज परमार भी, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। ओके बेटा, जरूर करिएगा, ठीक है ना। एक मोदी कह रहे हैं कि मैं निर्मल सर से कंप्लेन करूंगा, जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है ना, आराम से। नेक्स्ट, परमार भोज, इसका टाइम पीरियड उतारिए। और वैसे लग रहा है कि टीचर्स को भी डराने की कोशिश की जा रही है कि हम चाहेंगे तो ये कुछ होने का कार्य कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सोती थी बेटा, हाँ बेटा आप लिख रहे हो कि मैं आज तक हिस्ट्री क्लास होती थी, पर आप पढ़ रहे हो तब से क्लास लेने में थैंक यू सर। गुरुदेव जो क्वेश्चन मोस्ट है उनको, बिल्कुल बेटा मोस्ट है वही करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, परमार भोज, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भोज परमार। पहले तो देखिए सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ऐसे राजा के टाइम पीरियड को लेकर सवाल पूछ सकता है। पूरे परमारों की हिस्ट्री में यदि मैं आपको टाइम पीरियड याद रखने का कहूँ ना, तो केवल भोज परमार के टाइम पीरियड को याद रखने का आपको कह सकता हूँ। ऐसे कितनों को बेटा ब्लॉक करें, एक ना एक बीच में आ ही जाता है, ठीक है ना। भोज परमार 1000 से 1055 के अंतर्गत राज्य करने का कार्य किया गया। पहले तो देखिए पावरफुल शासक है, तो इसके अंतर्गत पहली लाइन लिखिएगा, यह परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, पूरे परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताइए। तो भोज परमार परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक आने का काम कर रहे हैं। अरे करने दो इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, मैंने कहा था कि पावरफुल है, तो ऐसे राजा की विजयों को लेकर भी सवाल पूछने का कार्य किया जा सकता है। चलिए लिखिएगा, भोज की विजयों का उल्लेख
भोज की विजयों का उल्लेख उदयपुर प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भोज परमार की विजयों का उल्लेख उदयपुर प्रशस्ति के अंतर्गत मिलता है। देखिए, ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये उदयपुर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, बिलसा के पास के अंदर जगह है, उसके लिए शब्द काम में लिया गया, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। ये उदयपुर राजस्थान का उदयपुर नहीं है। और भी भोज के कई अभिलेख मिलते हैं, बांसवाड़ा से भी मिला है भोज का अभिलेख, बेतमा मध्य प्रदेश से भी भोज का अभिलेख मिलता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, राजस्थान के अकॉर्डिंग बांसवाड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिखिएगा भोज के अभिलेख बांसवाड़ा व बेतमा एमपी के अंतर्गत, ठीक है ना, व बेतमा से भी प्राप्त हुए। ये देखिए, ये उदयपुर प्रशस्ति भोज की नहीं है, भोज के उत्तराधिकारी की है। तो इस कारण ये भोज के अभिलेख तो ये कहलाने का कार्य करेंगे, बांसवाड़ा और बेतमा अभिलेख कहलाने का काम करेंगे। ये भोज परमार भी राजस्थान के अंतर्गत आक्रमण कर रहा है, जिसके हमको कुछ प्रमाण मिलते हैं, उनको उतारिएगा, आगे लिखिएगा। भोज ने साकम्बरी के चौहान, साकम्बरी सांबर, ठीक है ना, भोज ने साकम्बरी के चौहान वीर्य राम को पराजित किया था, ठीक है ना। ये भोज शायद मेवाड़ के क्षेत्र में भी आक्रमण करने का कार्य कर रहा है, और देखिए उसका प्रमाण केवल यह है, भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, यह भी इस चीज का प्रमाण है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी चोट पहुंच रही है भोज परमार को, थोड़ी सी चोट पहुंचेगी राजस्थान के अंतर्गत, देखिएगा। नाडोल के चौहान अणहिल्ल ने भोज के सेनापति सद्धा का सिर काट डाला। थोड़ी सी चोट पहुंची है राजस्थान के अंदर नाडोल में, भोज परमार को चोट पहुंचने का कार्य करेगा। तो ये विजय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भोज परमार की। मैंने कहा कि भोज परमारों का शक्तिशाली शासक है, तो भोज को पराजित करने के लिए गुट, हाँ यही मंदिर उसके अंदर परिवर्तित हो गया, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। तो भोज को पराजित करने के लिए दो राजाओं का गुट बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट भोज की पराजय के ऊपर आ जाते हैं सीधा, ठीक है। लिखिएगा, कलचुरी शासक। देखिए, कलचुरी वंश कहां का है, आप में से कोई बताइएगा कलचुरी वंश कहां का है, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर पढ़ते हो, आप चौहान पृथ्वीराज तृतीय पढ़ते हो ना, तब भी थोड़ा कलचुरी जिक्र आने का काम करता है, ठीक है। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, आपको बताना है कलचुरी वंश कहां का है, क्योंकि केवल यही जिक्र करूंगा इसके बारे में। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण व गुजरात के, अगला वंश आपके यही चालू होगा, गुजरात का चालुक्य, व गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम ने गुट बनाकर भोज को पराजित किया, और मर गया है भोज परमार, भोज को पराजित किया। यह भोज इतिहास में जितना अपनी विजयों की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा भोज इंपॉर्टेंट है अपने साहित्य के क्षेत्र की उपलब्धियों के कारण इंपॉर्टेंट है यह शासक भोज परमार। तो देखिए, भोज परमार ने कई ग्रंथ लिखने का काम किया। देखिए, इस राजा की प्रसिद्धि के बारे में कुछ लाइनें मिलती है। भोज परमार की प्रसिद्धि को लेकर लिखा हुआ मिलता है, अद्य धारा निराधरा निरावलंबा सरस्वती पंडिते खंडिते सर्वे भोज राजे दिवंगते। केवल क्रीम लिखवा रहा हूं, बिल्कुल क्रीम ही लिखवा रहा हूं मैं, कहीं पर भी मैं डिटेल के अंदर फालतू चीज तो लिखवाता ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो भोज की विजय, हाँ बिल्कुल, आरिफ हुसैन अच्छा जवाब दिया। कलचुरी वंश त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत डाहल वगैरह के भी क्षेत्र आते हैं, वहां पर कलचुरी वंश का उदय होने का काम किया। कलचुरी शासक हर्ष, कोक्कल, यशकर्ण, गयाकर्ण, लक्ष्मीकर्ण जैसे कई शासक हुए कलचुरी वंश के अंतर्गत, त्रिपुरी का कलचुरी वंश, ठीक है। लिख देता हूं जिनको पता नहीं है वो, कलचुरी वंश कहां का है, त्रिपुरी। पढ़ते हो ना, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भी आप पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि ये भोज परमार इतिहास में प्रसिद्ध है, एक बड़े ग्रंथों के लेखक के रूप के अंतर्गत भी। तो देखिए, हम लिखते हैं, बहुत बात का राइटर, अकबर के समय का राइटर ना अबुल फजल, वो भी भोज परमार की तारीफ करता है। लिखिएगा, अबुल फजल
अकबर का दरबारी विद्वान अबुल फजल लिखता है कि भोज के दरबार में 500 विद्वान थे। इसका मतलब वास्तव में ये भोज बहुत पावरफुल शासक हुआ है, ठीक है ना, भोज पावरफुल शासक हुआ है। चलिए बेटा लिख दिया, पिछले रिपीट कर दिया है सर, पिछला पेज का दूसरा लाइन रिपीट कीजिए। नाडोल के चौहान अणहिल ने भोज के सेनापति सदा का सिर काट डाला, ठीक है, वापस आगे ले रहा हूं। अबुल फजल लिखता है भोज के दरबार में 500 विद्वान थे, बिल्कुल आईने अकबरी में। तो अब मैं आपको लिखवा रहा हूं भोज परमार के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में लिखवाने का कार्य करूंगा, ठीक है। चलिए उतारिए और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, भोज के ग्रंथ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, भोज परमार के ग्रंथों को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नंबर 1 उतारिए, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ये भोज परमार का ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। नंबर 3 उतारिए, काफी है, ध्यान रखिएगा ग्रंथ, ठीक है, आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व। नेक्स्ट लिखिए, मुझे तो इंपॉर्टेंट जो लगता है कि भविष्य में जिस पर क्वेश्चन दे सकता है, ये देखिए इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सम्रांगण सूत्रधार को लेकर सवाल पूछ चुका है एग्जामिनर। मुझे इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ लगता है, युक्ति कल्पतरु ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, भोज परमार के द्वारा लिखा गया। क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि कृत्य कल्पतरु जिसके राइटर लक्ष्मीधर, हम पढ़ेंगे बाद में, उस पर कई बार सवाल आ चुका है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता हुआ कृत्य कल्पतरु की जगह युक्ति कल्पतरु दे देगा, जो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, भोज परमार के द्वारा। और उतारिएगा भोज के और ग्रंथ लिखिए, विद्या विनोद, चारुचर्या, चारुचर्या, फिर लिखेगा राज मार्तंड आदि कर दीजिए, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रंथ है भोज परमार के। तो भोज परमार को कई ग्रंथों का रचयिता बताया जाता है। वहां देखिए कुछ विद्वान कहते हैं कि क्या भोज परमार ने इतने ग्रंथ लिखे होंगे क्या, तो वहां देखिए ऐसे लगता है कि भोज के समय के कुछ विद्वानों ने ग्रंथ लिखे होंगे और हो सकता है वही ग्रंथ भोज के नाम से लिखवा दिए गए हो। तो आज की हमारी क्लास का टाइम यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। कल पुनः मिलेंगे आपसे, इसी भोज परमार को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आपके थोड़ा और बचेगा परमार वंश, और उसके बाद देंगे आपके गुजरात का चालुक्य वंश पूर्व मध्यकाल के अंदर। धन्यवाद आप सभी का। चलिए, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सुदर्शन झील हालांकि मैं आपको कवर करवा चुका ये मौर्य काल के दौरान, तो इसका तो सीधा सीधा आपको उत्तर हो जाना चाहिए। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। गिरनार अभिलेख प्राकृत भाषा की चंपू शैली में लिखा हुआ है। प्राकृत अभिलेख, माफ करना, गिरनार अभिलेख प्राकृत भाषा की चंपू शैली में लिखा गया। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है, बताओ भाई। 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें से तीनों सही है या 2 गलत है या 1 गलत है, क्या है बताओ। देखो मामला देखो, ध्यान देना, ये तो बात हम लोग कर चुके बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये भी बात मैं आप लोगों को बता चुका क्या कि रुद्रदामन ने इस झील का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। और रुद्रदामन का जो प्रांतपाल था, है ना, जो प्रांतपाल था, इसका नाम था सुविशाख। क्या नाम था, सुविशाख था। दूर से लग बेटा पाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत दूर तक जाएगा तो तीसरा देखो, क्या इसमें कुछ गड़बड़ लगती है क्या, गिरनार अभिलेख प्राकृत भाषा की चंपू शैली में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या इसमें गड़बड़ है या तीनों सही है या क्या मामला है बताओ। अब इसलिए पकड़ लिया आपने, ध्यान देना, क्या ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, मैं यदि बात करता हूँ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की, क्या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा हम लोग यदि करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा मस्ती से। गिरनार गुजरात में स्थित है और संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में बेटा, संस्कृत भाषा में लिखित या संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख माना जाता है। ध्यान रखना, प्रथम अभिलेख माना जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसी को अपन गिरनार बोलते हैं, ठीक है। रचित प्रथम अभिलेख माना जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। और इसी में उल्लेख मिलता है किसका, सुदर्शन झील का। कौन सी झील का, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, सुदर्शन झील का जो है उल्लेख मिलता है, इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ विशेष रूप से गुप्तों के साथ में इन शकों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, जहां पर एक शासक रुद्र शासक था जिसका नाम था, माफ करना, शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। इस रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया। पराजित करने के साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया था। क्या, पश्चिमी भारत से शकों का क्या कर दिया था, उन्मूलन कर दिया था। किसने, गुप्त शासक ने। किसने, गुप्त शासक ने। खूब सारा प्रणाम बेटा, खूब सारा आशीर्वाद आपको। चलिए ठीक है, देखिएगा अब हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त काल की। किसकी बात कर रहे हैं, गुप्त काल की। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है कौन सा, गुप्त काल। कौन सा, गुप्त काल। तो देखिएगा प्रश्न सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका दे रखा है विद्वान और दूसरी तरफ दे रखा है उसका ग्रंथ। एक तरफ तो क्या दे रखा है, विद्वान दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, ग्रंथ दे रखा है। सबसे पहले विष्णु शर्मा दिया हुआ है, वत्स भट्टी दिया हुआ है, वात्स्यायन दिया हुआ है, कामंदक दिया हुआ है, ठीक है ना, मौज कर दी, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, सम्मिलित करना है आपको, ठीक है ना। मिलाओ, देखिए क्या उत्तर बनता है आपका, जल्दी से मिलाओ इसको। धन्यवाद भाई फूलचंद। देखिए बात करूं मैं विष्णु शर्मा की, किसकी बात करूं मैं, विष्णु शर्मा की। तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था बताओ, पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र। इसका मतलब पहले में क्या आने वाला है, बी आने वाला है, नंबर 2 आने वाला है। पहले में 2 आने वाला है। ऑप्शन देखो बेटा, क्या है ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी देख लो, सबसे पहले 2 यहीं पे आ रहा है, बाकी फिर भी मिला ही लेते हैं।
वत्स भट्टी, क्या वत्स भट्टी, तो भट्टी में डालना आपको रावण को, देखो याद करवा रहा हूं मैं यहीं पर, भट्टी में डालना है किसको, रावण को डाल देना भट्टी में, रावण को कहां डालोगे, भट्टी में डाल देना। और वात्स्यायन का तो आप लोगों को पता है क्या है, कामसूत्र है, क्या है, कामसूत्र है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल साथी बेटा सही कह रहे हो, ठीक है। और कामंदक का क्या है, नीतिसार है, कामंदक का क्या है, नीतिसार है। धन्यवाद भाई पुखराज भाई। चलिए सभी का उत्तर सी ठीक है भाई, ठीक है, सभी का उत्तर ठीक है। बी और सी में सस्पेंस क्यों है बेटा, सीधा सीधा तो है। देखो विष्णु शर्मा का क्या है, पंचतंत्र है, वत्स भट्टी का क्या है, रावण वध है। वात्स्यायन ने क्या लिखा था, कामसूत्र लिखा, और कामंदक ने क्या लिखा, नीतिसार लिखा, क्या लिखा, नीतिसार। ये सारे के सारे जितने भी ग्रंथों की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर विशेष बात बता रहा हूँ आपको, क्या विशेष बात बता रहा हूँ, ये सारे ग्रंथ गुप्तकालीन है, क्या है, गुप्तकालीन है, मतलब गुप्त काल के आसपास लिखे गए, क्या गुप्त काल के आसपास लिखे गए थे। आगे बात समझ क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे इसी प्रश्न में एक प्रश्न और पूछूं, इसी प्रश्न में एक प्रश्न और पूछूं, बेटा टॉपिक कब स्टार्ट करो, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, ये टॉपिक चल रहा है बेटा, थ्योरी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग केवल एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आदरणीय बड़े सर जो भवानी सिंह जी सर हैं, उनकी थ्योरी की क्लास लग रही है, ठीक है ना, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देना बेटा, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है आपसे, प्रश्न है, क्या प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि सर्वाधिक भाषाओं में क्या है, अनुदित है, ठीक है। रीड के लिए भी है बेटा, सबके लिए है। पूजा बेटा बहुत बता दिया है ना, 5 दिन से पढ़ा रहा हूं मौर्य और क्या जान लेगी मेरी है? चलिए फूलचंद प्रजापति, ठीक है। देखिए ध्यान देना, मैं बात करूं पंचतंत्र की, किसकी बात करूं बेटा, पंचतंत्र, किसकी बात करूं, पंचतंत्र। ध्यान रखना, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित, क्या सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित ग्रंथ है, सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित ग्रंथ है, कौन सा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र अनुदित ग्रंथ है। आगे बात समझ क्लियर है, सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित ग्रंथ माना जाता है आपका कौन सा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, सर्वाधिक भाषाओं में क्या माना जाता है, अनुदित माना जाता है। आगे बात समझ क्लियर है। अब यहां से आपको पंचतंत्र का जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, क्या अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया और किस नाम से किया गया। तो जैसे पंचतंत्र, देखो 5 तंत्र बना तो मुक्का बना, तंत्र बना तो क्या बना, मुक्का बना, है ना। तो मुक्का मारना किसको, पंचतंत्र को, किसको मारोगे, पंचतंत्र को। तो ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम क्या था, मुकप्पा, क्या नाम है, अब्दुल मुकप्पा, ठीक है ना। इसने अरबी भाषा में पंचतंत्र का क्या था, अनुवाद किया था, किसके नाम से, कलीला वादिमना के नाम से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मुकप्पा, ध्यान रखना, अरबी भाषा में अनुवाद, इस पंचतंत्र का ध्यान रखना, अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है, ठीक है, कलीला वादिमना के नाम से है, किस नाम से है, कलीला वादिमना, क्या है, कलीला वादिमना। और अब्दुल बिन मुकप्पा, है ना, या आप तो इतना ही ध्यान रख लो, अब्दुल मुकप्पा, क्या अब्दुल मुकप्पा, ठीक है, अब्दुल मुकप्पा के द्वारा इसका क्या किया गया था, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए सबके लिए है, हिंदुस्तान का कोई सा भी एग्जाम हो, अब बार बार मैं किसी को ये कहूं, हाँ भाई ये सीटेट के लिए, हाँ भाई आरएस के लिए, हाँ आईएएस के लिए, हाँ यूपी टेट के लिए, क्या मतलब, जहां पे हिस्ट्री आता है बेटा सबके लिए है, ठीक है। तो चिंता मत करो, आप तो मस्ती से पढ़ते रहो, ठीक है। देखो ध्यान देना, अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से माना जाता है, कलीला वादिमना के नाम से जाना जाता है। अब्दुल मुकप्पा नामक एक व्यक्ति ने इसका अरबी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ भूमि दे रखा है, भूमि का नाम दे रखा है, भूमि का उसमें कौन सा प्रकार होता है, ठीक है, वो देखिए बेटा। एक तरफ दे रखा है क्षेत्र, दूसरा अपृहत, नंबर 3 उर्वरा, नंबर 4 ऊसर, ठीक है। देखो ऊसर है भाई, ऊसर है, क्या है बेटा जी, ऊसर है भाई, ऊसर है, उजड़ है भाई, उजड़ है, सब कुछ क्या है, बंजर है, क्या है, बंजर है। आगे बात समझ में, तो डी में आपका क्या होगा, देखो पहले हमने नीचे से मिलाया, इस बार हम मिला रहे हैं ऊपर से। ऊसर का मतलब क्या होगा, बंजर भूमि होगा, क्या होगा, बंजर भूमि। ऊसर का मतलब क्या बेटा जी, बंजर भूमि, क्या बंजर भूमि। आगे बात समझ क्लियर है। हम आगे की बात करें तो क्षेत्र का मतलब क्या था, कृषि योग्य भूमि, क्या क्षेत्र का मतलब क्या है, कृषि योग्य भूमि। तो पहले में 2 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। देख लो पहले में 2 और लास्ट में 3 कहां पर, ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी। इस तरीके से भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। जब भी ध्यान रखना, सम्मिलित करने वाला प्रश्न आए, क्या सम्मिलित करने वाला प्रश्न आए तो या तो आप देख लो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको सही आता तो उससे मिला लो, और पहला वाला नहीं आता तो सबसे लास्ट वाले से मिला लो, बस आपका काम हो जाएगा सरल और आसान, ठीक है। अपृहत का मतलब क्या होता है, जंगली भूमि, और उर्वरा का मतलब क्या होता है, उपजाऊ भूमि। उर्वरा का मतलब क्या होता है आपका, उपजाऊ भूमि। तो ध्यान रखना, ये गुप्तकालीन भूमियां है, क्या है, गुप्तकालीन भूमियां हैं। बिल्कुल सभी का सटीक उत्तर आ रहा है भाई, शाबाश। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख, क्या गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख, गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख अमर सिंह के द्वारा रचित, क्या अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश में मिलता है। किसमें मिलता है, अमर सिंह द्वारा रचित, क्या अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश में मिलता है। किसमें मिलता है, अमरकोश। ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, ग्रंथ का नाम क्या है, अमरकोश। भूमि हमेशा अमर रहती है कि नहीं रहती है, इसलिए अमरकोश से शब्द याद रखना। क्या याद रखोगे, अमरकोश। थोड़ी सी मैं बात करूं अमरकोश के बारे में, किसके बारे में बात करूं, अमरकोश के बारे में। तो ध्यान रखना बेटा जी, अमरकोश को संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश को संस्कृत व्याकरण का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमरकोश को। अमरकोश से याद रखना, विश्वकोश किसका, संस्कृत व्याकरण का, क्या संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश कहा जाता है। कितने प्रकार की भूमियां बताइए बेटा, 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख करता है कौन, अमरकोश। तो ध्यान रखना, इसमें विशेष बात क्या कि इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। क्या संस्कृत का क्या विश्वकोश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। कौन से ग्रंथ को, ध्यान रखना, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश को। क्या अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश को संस्कृत का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। क्लास बार बार लोगों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अरे एक काम करो, देखो मैं रोज बताता हूं आप लोगों को, क्या किया करो, एक तो इसको है ना, जिनके ज्यादा समस्या हो रही है ना वो क्या करें, देखो सब सुनना, ठीक है, रोज बताता हूं मैं ये बात। ऐप अनइंस्टॉल करो, प्ले स्टोर की मेमोरी कैश मेमोरी क्लियर करो, ठीक है, वापस प्ले स्टोर में जाओ, वापस से ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, सबका बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक है। देखो ध्यान देना बेटा, अमरकोश को क्या, इसे संस्कृत का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश जो है ना, ध्यान रखना, व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, व्याकरण
ग्रंथ है, क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, क्या है? अमरकोश। क्या है? अमरकोश। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्या? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है, प्रिंस ने बिल्कुल सही कहा, अशोक ने कहा भाई कि कोई दूसरा भी आपने, देखो सुनो मेरी बात, ये आप एक काम और करते हो, क्या करते हो कि आप अपना आईडी पासवर्ड किसी और को भी देकर के रखते हो परिवार में, ठीक है ना, कि हाँ भाई तू भी देख ले, मैं भी देख लूं, हमारे उत्कर्ष में भी, उत्कर्ष में ये है आप लोगों को सुविधा। तो जब आप देखते हो ना, एट ए टाइम एक ही व्यक्ति देख सकता है, ठीक है ना, एट ए टाइम एक क्लास को एक ही व्यक्ति देख सकता है, एक आईडी से दो नहीं देख सकते। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? आज पहली क्लास है, शुरू से पढ़ना शुरू करो, यहीं से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाली जो क्लास है ना वो बाद में ले लेना। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुफा संख्या 16 के संबंध में, गुफा संख्या अजंता एलोरा की गुफाओं की बात कर रहे हैं। देखिए गुफा संख्या 16 के संबंध में असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। कौन सा कथन असंगत है? गुफा संख्या 16 में भगवान बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य हैं। ठीक है, गुफा संख्या 16 में मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्रण है। गुफा संख्या 16 में उपदेश सुनते हुए भक्तगण है। और गुफा संख्या 16 में भगवान बुद्ध की पत्नी द्वारा अपने पुत्र राहुल को दान देने का चित्रण है। कौन सा है बताओ मुझे, जो कि असत्य कथन है? क्या असत्य कथन कौन सा है? जल्दी से बताओ, ए है, बी है, सी है या डी है? असत्य है भाई। अरे वाह भाई क्या बात है, ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है क्या? चलिए भाई, यदि है तो सबको शुभकामनाएं। अब कोई किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करना है। मैं बात करता हूं अजंता एलोरा की गुफाओं की। क्या? अजंता एलोरा गुफाएं, अजंता एलोरा गुफा। ध्यान से सुनना, मस्ती से कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो मैं यदि आपसे पूछूं, पहला ही मेरा प्रश्न, क्या मेरा प्रश्न है बेटा? ध्यान देना कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता है ना कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। शाबाश, देखो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और मैं पूछूं कि महाराष्ट्र में कहां है? महाराष्ट्र में कहां पर है? आज तेरी शादी थी, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में कहां पर है? औरंगाबाद में। शाबाश सीता जी, कहां पर है? औरंगाबाद में है। कहां पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में कहां पर है बताओ? औरंगाबाद में कहां पर है? तो औरंगाबाद में अनिष्ठा नामक ग्राम है। कौन सा? कई जगह अनिष्ठा मिलता है, कई जगह नाम शब्द मिलता है अनिष्ठा। क्या नाम मिलता है? अनिष्ठा। अनिष्ठा या अनिष्ठा नामक ग्राम में है। मूलतः ये कहां पर है? औरंगाबाद। आगे बात समझ क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनना, अजंता एलोरा की गुफाएं, आपको कमेंट मत करना, सुनना हो। मैंने कहा कि अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में कहां है? अनिष्ठा में है। अनिष्ठा कहां है? अनिष्ठा कहां है? तो यार सीधी सी बात है, अनिष्ठा भैया भारत में है। कहां पर है? भारत में है। मैं फिर आपसे पूछूं कि भारत कहां है? तो भारत एशिया में है, ठीक है। और एशिया कहां है? विश्व में है। गुरुजी कैसी बात करते हो? क्या विश्व में है? कहां पर है? विश्व में है। और विश्व कहां है? विश्व इस पृथ्वी पर है। क्या विश्व इस पृथ्वी पर है? तो ध्यान रखना, अजंता एलोरा की गुफाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना, निर्माण की यदि मैं बात करूं, गुफा संख्या 16 और 17 की, क्या गुफा संख्या 16 और 17 के यदि मैं निर्माण की बात करूं तो पृथ्वी से, ध्यान रखना, एक व्यक्ति था वाकाटक वंश का जिसका नाम था पृथ्वीसेन द्वितीय। क्या नाम था? पृथ्वीसेन द्वितीय। आगे बात समझिए। और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण किया था। कौन सा? वराह अवतार। क्या? वराह अवतार। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? वराहदेव, या कई जगह शब्द मिलता है व्याघ्रदेव। क्या? व्याघ्रदेव के द्वारा गुफा संख्या 16 और 17 का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब महत्वपूर्ण बात क्या, देखो मैंने कहा कि गुफा संख्या 16 और 17, क्या गुफा संख्या 16 और 17 मतलब दो गुफाएं हम लोगों को गुप्त काल में विशेष रूप से पढ़नी है। ध्यान रखना, इन्हीं का ज्यादातर वर्णन इन्हीं का मिलता है, ठीक है ना। गुफा संख्या 16 और 17 कौन सी? गुफा संख्या ध्यान रखना कौन सी? तो दो शब्द याद रखने। यदि इन दो अक्षरों को आपने याद कर लिया तो मेरा वादा है आपसे कि सारा का सारा अजंता एलोरा की गुफाएं में 2 मिनट में आप लोगों को याद करवा दूंगा। क्या? गुफा संख्या 16 और 17, गुफा संख्या 16 व 17 कैसी है? गुप्तकालीन है। कैसी है बताओ? गुप्त काल में निर्माण करवाया गया गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 में। क्या गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 का निर्माण कौन से काल में हुआ बताओ? गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। अब मुझे बताओ रे, 16 के बाद 17 आया, 17 के बाद में क्या आएगा बताओ? 17 के बाद में क्या आएगा? जल्दी से बताओ मुझे। अरे बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, सब है ना, चिंता मत कर, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। 16 और 17 के बाद में क्या आता है बताओ? 16 और 17 के बाद में क्या आता है? जल्दी से बताओ। 16 और 17 के बाद में कितना आता है? जल्दी बताओ भाई, मुझे गणित नहीं आती है ना, गिनती नहीं आती मुझे। जल्दी से बताओ 16 और 17 के बाद में क्या आता है? अरे वाह, 18 19 बेटा, 16 और 17 के बाद में 17 के बाद में आता है 17.5 है ना, फिर आता है 17.5। चलिए बिल्कुल शाबाश। 18 और 19 क्या आता है बेटा? 18 19 ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं यदि बात करूं खोज की, क्या बात करूं मैं? खोज की बात करूं तो अजंता एलोरा, माफ करना, अजंता एलोरा की गुफाओं की खोज कब की गई? 1819 में। कब की गई? 1819 में। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना, आपको केवल एक शब्द याद रखना है, क्या? 16 और 17। क्या? 16 और 17 की गुफा संख्या 16 और 17 ये क्या है? गुप्तकालीन है। क्या है? गुप्तकालीन है। तो 16 और 17 के बाद में क्या आता है? 18 और 19 क्या आता है? 18 और 19। आगे बात समझ। तो खोज कब की गई? 1819 में। 2 लोग ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जो कि मद्रास रेजिमेंट के सैनिक है। क्या? मद्रास रेजिमेंट के सैनिक है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या? ए कनिंघम। क्या? ए कनिंघम। और साथ में सबसे बड़े सहयोगी के रूप में व्यक्ति था कौन? विलियम एरिस्टन। व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम एरिस्टन। वस्तुतः ध्यान रखना यहां पर एक चीज और, कि सबसे पहले इस अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में जो पता चला था वो किसको चला था? एरिस्टन को चला था। किसको चला था? एरिस्टन को चला था। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और साथ में व्यक्ति कौन होगा? विलियम एरिस्टन। कौन होगा? विलियम एरिस्टन। बात क्लियर हो गई क्या? मस्त, ठीक है ना, याद हो गई। अब देखो आगे चलते हैं। मैंने आपको अभी कहा, मैंने कहा कि आपको 2 चीजें ध्यान रखनी। कौन सी चीजें ध्यान रखनी? एक तो गुफा संख्या 16 याद रखना है और एक गुफा संख्या क्या याद रखना है? 17 याद रखना है। गुफा संख्या 16 और 17 ये दोनों याद रखनी है आपको। कौन कौन सी गुफाएं याद रखोगे बेटा? देखो इधर अभी बहुत शांति से मस्ती से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग में बिठा रहा हूं। क्या? गुफा संख्या 16 और 17 ये दोनों, मैंने कहा ये दोनों याद रखनी है। ये क्या? ये दोनों याद रखनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये दोनों याद रखनी है। क्या? दोनों याद रखना। तो इसमें आपसे पूछ ले कुल गुफा, ध्यान रखना कि कुल गुफाएं कितनी है, कुल गुफाएं कितनी है। तो ध्यान रखना मैंने कहा कि ये दोनों याद रखनी है। तो मतलब क्या? 2 और 9 कितनी हो गई? 29। कितनी हो गई बेटा? 1819 लिखवाया राजेश, 1819 लिखवाया, ठीक है ना।
देखो ध्यान देना, ये दोनों मतलब 16 और 17, ये 16 और 17 दोनों क्या है, गुप्तकालीन है। तो 2 और 9 मतलब कुल गुफाएं कितनी हो गई, 29 गुफाएं हो गई। कितनी गुफाएं हो गई, 29 गुफाएं हो गई। अब इन 29 गुफाओं की बात करते हैं। देखो ध्यान देना, 29 गुफाओं की बात करते हैं। तो इन 29 गुफाओं में से तो 25 तो विहार गुफाएं हैं। 25 क्या है इसमें, विहार गुफा। विहार गुफा का मतलब समझते हो, जहां बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो, क्या बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान के रूप में बनाई गई है। 25 तो विहार गुफाएं हैं। और 4 जो है बची कितनी, 4, ये 4 क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। 4 कैसी है, चैत्य गुफा। क्या है, 4 चैत्य गुफा। चैत्य गुफा का मतलब क्या है, भगवान बुद्ध के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं, चैत्य कहलाते हैं। जहां भगवान बुद्ध की क्या की जा रही है, पूजा की जा रही है, पूजा ग्रह के रूप में है। भगवान बुद्ध के क्या है, पूजा ग्रह के रूप में है। क्या 4, कौन कौन से हैं, तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान देना हो, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो 9 के बाद 10, ठीक है, 9 10 और फिर कौन सा आएगा आपका 18, 9 10 19 और 26, 19 और 26, 9 10 19 और 26 जो है आपकी इसमें क्या है, चैत्य गुफाएं। क्या है, 9 10 19 और 26 जो है वो आपकी इसमें क्या है, चैत्य गुफाएं। 25 क्या है बेटा जी, 25 क्या है, ध्यान रखना, इसमें विहार गुफाएं। वापस बता रहा हूं, मैंने कहा कि गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। 16 17 के बाद में क्या आता है, 18 और 19। क्या 18 और 19 तो खोज किसके द्वारा की गई थी, 1819 में अलेक्जेंडर कनिंघम और 7वें व्यक्ति विलियम एरिस्टन। फिर मैंने कहा कि आपको 2 गुफाएं याद रखनी है, 2 गुफाएं याद रखनी, कौन कौन सी, 16 और 17। क्या 16 और 17, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो ये दोनों मैंने लिख दिया, ये गुप्तकालीन है, ये दोनों क्या है, गुप्तकालीन है। और ध्यान रखना कि इसमें 25 तो विहार गुफाएं हैं और 4 क्या है, चैत्य गुफाएं। 4 क्या है, चैत्य गुफाएं। 19 है बेटा, ठीक है अमीषा, 19 है बेटा, 9 10 19 और 26, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। अब देखो ध्यान रखना, मैं बात करूं गुफा संख्या 16 की, क्या बात करूं गुफा संख्या 16 की, तो ध्यान रखना पहले जो थे ना, पहले सर्वाधिक चित्र आपके कहां पर थे, गुफा संख्या 16 में पहले सर्वाधिक चित्र हुआ करते थे। गुफा संख्या 16 में पहले सर्वाधिक चित्र हुआ करते थे। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र कहां पर है, गुफा संख्या 17 में। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, वर्तमान में। क्या वर्तमान में सर्वाधिक चित्र, वर्तमान में सर्वाधिक चित्र आपके कहां पर है, वर्तमान में सर्वाधिक चित्र हैं आपके गुफा संख्या 17 में। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र आपके कहां पर बताओ, गुफा संख्या 17 में, क्योंकि 16 के जो ज्यादातर जो चित्र हैं वो 16 के ज्यादातर चित्र क्या हो गए आपके, समाप्त हो गए। क्या हो गए, समाप्त हो गए। इसीलिए गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चित्रशाला। क्या कहा जाता है, चित्रशाला। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी गुफा को चित्रशाला कहते हैं, तो ध्यान रखना चित्रशाला कहते हैं 17 को। और उसके पीछे कारण क्या है बेटा जी, तो ध्यान रखना, वर्तमान में सर्वाधिक जो चित्र हैं वो कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 17 में है। कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 17 में है। क्लियर होगी बात। अब देखो फिर वापस आ जाओ, मैंने कहा कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कहा, औरंगाबाद में कहा, अनिष्ठा या अनिष्ठा नामक गांव में, ठीक है ना। और ये सारी चीजें कहां पर है, भारत में, भारत कहां, एशिया में, एशिया कहां, विश्व में, विश्व कहां, पृथ्वी पर, कहां, पृथ्वी पर। तो ध्यान रखना, क्या बात, तो ये बात की निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ध्यान रखना, वाकाटक वंश के शासक, क्या वाकाटक महाराष्ट्र का वंश था बेटा। आगे बात करूंगा जब मैं चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाऊंगा क्या चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। इसी टाइम क्लास होती है प्यारे भाई, 8 बजे, ठीक है। ध्यान रखना, वाकाटक वंश के शासक जिसका नाम क्या था, पृथ्वीसेन द्वितीय। क्या नाम था, पृथ्वीसेन। क्या याद रखोगे, पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपने सामंत और सामंत का नाम क्या है, ध्यान दो, अपने सामंत वराहदेव को आदेश देकर के निर्माण करवाया। वराहदेव को, या कई जगह आपको शब्द मिल सकता है व्याघ्रदेव। क्या शब्द मिल सकता है, व्याघ्रदेव को आदेश देकर निर्माण करवाया। आदेश देकर क्या करवाया, निर्माण करवाया। आगे बात समझ क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई क्या सारी चीजें। अब देखो ध्यान रखना, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि इसका आकार कैसा है, क्या आकार कैसा है, तो ध्यान रखना बेटा जी, बिहार एसआई की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करवा दी बेटा, और बहुत जल्द 1 तारीख को संभवतः बिहार एसआई का कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, और हिस्ट्री की क्लासें मेरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान रखना, इसका पूछा जाता है आपको आकार, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो उसका आकार कैसा है, तो आकार ध्यान रखना बेटा, घोड़े की नाल के समान है। क्या, घोड़े की नाल के समान है। कैसे याद रखोगे कि ये जो वराहदेव जब इसका निर्माण करने के लिए आया वराहदेव जब इसका निर्माण कराने के लिए आया तो किस पर बैठ के आया था, घोड़े पर बैठ के आया था। क्या, घोड़े पर बैठ करके आया था। गुफा संख्या 16 और 17 का जब निर्माण करवाया गया गुप्त काल में, तो ध्यान रखना घोड़े पर बैठ के आया था। क्या, घोड़े पर बैठ करके आया था। तो ध्यान रखना आकार कैसा है, घोड़े का जब पैर पड़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, घोड़े का खुर। क्या बोलते हैं, घोड़े का खुर। तो घोड़े के खुर के आकार में दिखाई देती है जब आप यदि देखोगे, खुर या नाल है ना, एक ही बात है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप यदि इसका फोटो देखोगे, है ना, मेरी जो मैंने रिकॉर्डिंग क्लासें करवा रखी है, लाइव क्लासें जो है, उसमें आपको सारा एक फोटो के साथ में डायग्राम के साथ मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है। तो आप लोग जब वो क्लासें देखोगे तो ध्यान रखना क्या चीज ध्यान रखोगे कि घोड़े के नाल के आकार में, क्या है, घोड़े के नाल के आकार में, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। तो ध्यान रखना घोड़े की नाल, क्या, घोड़े की नाल के आकार में, या नाल, या मैं क्या बोल दूं, खुर। क्या चीज, खुर के आकार में है। किसके आकार में है, खुर के आकार में है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, घोड़े का जो खुर होता है ना बेटा, उसके नीचे नाल लगती है, देख नाल लगती है। घोड़े का जो खुर होता है ना, उसके नीचे नाल लगती है इस प्रकार से, लोहे की, ठीक है ना, ताकि उसके खुर को सुरक्षित रखा जा सके। आपने घोड़े का पैर देखा होगा ना, पैर पड़ने के बाद में ऐसा, हाँ यूट्यूब पे भी फोटो दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था बेटा हमेशा। तो ध्यान रखना इस प्रकार की जब आकार की है ना, घोड़े का नीचे का जो पैर होता है ना, उसके खुर को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से नाल लगा देते हैं लोहे की। और उसमें क्या स्वाति बेटू, उसमें क्या करते हैं, उसमें कील ठोक देते हैं। क्या, पर्सनल मोबाइल नंबर बेटा, मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं हूं, है ना प्यारे भाई, मोबाइल नहीं रखता मैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। ध्यान रखना घोड़े की खुर या नाल के आकार का है। क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं। क्या, अजंता एलोरा की गुफाएं। अब सुनो, देखो इधर देखो बेटा, क्या गुफा संख्या 16 में भगवान बुद्ध की पत्नी द्वारा अपने पुत्र राहुल को दान देने का चित्रण है क्या, नहीं है। अब यहां से चीजें सुनना। दीपिका बेटा क्या बात थी बताओ, कोई आपका प्रश्न था तो पूछ लेना, बता दूंगा ना। चलिए अभी पहले सुनो, ध्यान रखना गुफा संख्या 16 में एक तो भगवान बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य हैं। कौन कौन से 4 दृश्य आप लोगों को मैं बता चुका कि सबसे पहले भगवान बुद्ध
या सिद्धार्थ, क्योंकि बुद्ध तो बाद में बने, सिद्धार्थ जब गृह त्याग करते हैं, माफ करना, एक दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पहला दृश्य देखते हैं। कौन सा दृश्य देखते हैं? पहला दृश्य उन्होंने देखा क्या कि एक कुरूप और जर्जर अवस्था में वृद्ध व्यक्ति है, बार बार उठने का प्रयास करता है, उठ नहीं पाता, बार बार नीचे गिरता है, उसकी हड्डियां टूटती है, कराहने की आवाज आती है, बड़ा वेदना में दृश्य देखता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि एक बीमार या रोगी व्यक्ति को देखा, क्या बीमार या रोगी व्यक्ति को, हाँ संजय गुप्त साम्राज्य चला बेटा, बीमार या रोगी व्यक्ति को देखा। नंबर 3 पर उन्होंने क्या देखा था? अंत्येष्टि के लिए ले जाते हुए सब यात्रा, अंत्येष्टि के लिए ले जाते हुए सब यात्रा देखी। और नंबर 4 उन्होंने देखा कि एक धर्मनिष्ठ भिक्षुक है, क्या एक धर्मनिष्ठ भिक्षुक है जो कि झोली लगाए हुए है और साथ ही साथ भजन कीर्तन करते हुए, क्या भजन कीर्तन करते हुए, झमाझम करते हुए, खुशी में आह्लादित प्रसन्नचित्त होकर के, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मजे करते हुए, झूमते हुए जा रहा था। ये 4 दृश्य देखे, उन चारों दृश्यों का चित्रण आपको गुफा संख्या 16 में मिलता है। क्या गुफा संख्या 16 में मिलता है? आगे गुफा संख्या 16 में मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्रण सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ध्यान रखना, क्या इस गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र, क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र, क्या क्या ध्यान रखोगे बेटा? सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे प्रसिद्ध चित्र आपका मरणासन अवस्था में, क्या सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है? क्या मरणासन अवस्था में, ठीक है ना? राजकुमारी के मरणासन अवस्था में चित्र जो है वो क्या चीज है बेटा जी? ध्यान रखना, कौन सा है? गुफा संख्या 16 में है, जो कि सबसे प्रसिद्ध चित्र, क्या सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा, परेशान होती तो यही सुनती है, चलिए ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है गुफा संख्या 16 का, जो कि मरणासन अवस्था में राजकुमारी का चित्रण आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, विशेष रूप से ये क्या है? विशेष रूप से ये है कौन? ये मरणासन अवस्था में राजकुमारी कौन है? तो ध्यान रखना, बुद्ध के सौतेले भाई आनंद है ना, उनकी पत्नी सौंदरा है ना, उनके जो है वैराग्य उत्पन्न, भगवान जब बुद्ध चले जाते हैं तो वो दुखी होती है, इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो मरणासन अवस्था में चली जाती है, उनके प्रेम में, विरह में, ठीक है। इस प्रकार का चित्रण किया गया है कहां पर? गुफा संख्या 16 में, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए आगे की बात करूं तो गुफा संख्या 16 में उपदेश सुनते हुए भक्तगण है, क्या उपदेश सुनते हुए भक्तगण है, भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। और ये उपदेश सुनते हुए भक्तगण का उल्लेख भी आपको कहां पर मिलता है? गुफा संख्या 16 में। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर बेटा गुफा संख्या 16 नहीं होकर के क्या गुफा संख्या 17 होगा, क्या होगा? गुफा संख्या 17 होता है, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? बिल्कुल सौंदर्य का उल्लेख है बेटा। तो ध्यान देना, गुफा संख्या 17 में ऐसा कहा जाता है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो अपने वापस घर आते हैं, और घर आने के बाद में वो भिक्षा पात्र फैलाते हैं, किसके सामने? अपनी पत्नी यशोधरा, जिसे बिंबा गोपा भदक्षना भी कहा जाता है, उसके सामने भिक्षा पात्र फैलाते हैं। तो बिंबा ने कहा, यशोधरा ने कहा, या मैं बात कहूं भदक्षना ने कहा कि हे भगवान, मेरा सब कुछ तो पहले ही ले चुके आप, अब आपको क्या चाहिए? उस दृश्य की कल्पना करें, उस दृश्य की कल्पना करें। कैसा दृश्य है कि द्वार पर भिक्षुक आया हुआ है, द्वार पर भिक्षुक आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक माँ खड़ी है जो कि किसी के पुत्र की, किसी की माँ है, और यहाँ पर एक भिक्षुक आया है, यहाँ पर एक क्या आया है? भिक्षुक आया है। और ये भिक्षुक कौन है? भगवान बुद्ध है। हाथ में क्या है? भिक्षा पात्र है, हाथ में क्या है? भिक्षा पात्र है, और भिक्षा मांगने के लिए अपने ही घर पे आया, अपनी पत्नी से। आई बात समझ में क्लियर है? पत्नी कहती कि भगवान अब क्या चाहिए? मेरा सब कुछ तो आप ले गए। जिस पति के पीछे वो आई, वो पति उसे बिना कहे एक दिन रात को सोते हुए छोटे से अबोध बालक और उस अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाता है। पीछे अब बचा क्या था उसके पास में? क्या बीती होगी उस पत्नी के ऊपर, सोचिए। तो अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? तो सिद्धार्थ, या मैं बात कहूं गौतम बुद्ध ने कहा कि है देवी, तेरा ये जो नन्ना सा मुन्ना सा बालक है, क्या राहुल मेरा पुत्र, इसे मुझे भिक्षा में दे दे, इसे मुझे क्या दे दे? भिक्षा में दे दे। आगे बात समझ में? इस संसार में इतना बड़ा त्याग केवल और केवल एक माता ही कर सकती है। इस संसार में इतना बड़ा त्याग केवल और केवल एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ से बढ़कर के इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। यदि माँ नहीं होती तो ये सृष्टि नहीं होती और हमारा अस्तित्व होता ही नहीं शायद। तो तुरंत प्रभाव से, बिना किसी सोच विचार के, अपने पुत्र राहुल को दान में दे दिया। किसको दिया था? बुद्ध को। किसको दिया? बुद्ध को। किसको दिया? बुद्ध को। और ये नारी के त्याग की पराकाष्ठा का चित्रण करता है। ये नारी के त्याग की पराकाष्ठा का चित्रण करता है कि किस प्रकार माँ अपने एक कलेजे के टुकड़े को, जो केवल एकमात्र उसका सहारा था, उसे भी फिर अपने पति को क्या कर देती है? दान दे देती है। तो इस संसार में नारी से बढ़कर के कुछ नहीं है, माँ से बढ़कर के कुछ नहीं है, जो माँ का स्वरूप भी होता है, बहन का स्वरूप भी होता है, पत्नी का स्वरूप भी होता है, और दोस्त या मित्र के रूप में भी होती है। इसलिए उसका सम्मान करें। वो जितना त्याग कर सकती है ना, हमारी तो औकात नहीं है। स्वयं भूखी रह जाएगी लेकिन हमें भूखा नहीं रहने देती, इसलिए उसका सम्मान करें। इसलिए तो कहा है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का रमण होता है, ठीक है। आई बात समझ में? बेटा मुस्कान, इसलिए गलत हुआ ऑप्शन बी, क्योंकि वहां पर गुफा संख्या 16 लिखा हुआ है, जबकि क्या होगा बेटा? इसका चित्रण गुफा संख्या 17 में होगा, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर है? तो गुफा संख्या 17 में ध्यान देना, क्या यशोधरा द्वारा अपने पुत्र राहुल का त्याग का उल्लेख मिला हुआ है। कहां पर मिलता है आपको? गुफा संख्या 17 में। कहां पर? 17 में। गुफा संख्या 17 में जो है ये आपको चित्रण मिलता है, ठीक है। आगे बात समझ, जो कि नारी के त्याग की पराकाष्ठा है, ठीक है। नारी त्याग की पराकाष्ठा को चित्रित करता है, पराकाष्ठा को चित्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आपसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है, क्या इस रूप में भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि नारी के त्याग की पराकाष्ठा का चित्रण कौन सी गुफा में मिलता है? तो गुफा संख्या 17 में मिलता है, ठीक है। जातक कथाओं का चित्रण मोस्ट इंपोर्टेंट करना बेटा जी, क्या? जातक कथाओं का चित्रण कहां पर मिलता है? गुफा संख्या 17 में। आगे बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल। राहुल भी बुद्ध का शिष्य बन गया था बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना,
मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं कि अजंता एलोरा के जो चित्र है उन चित्र निर्माण में क्या ध्यान रखना, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, चित्र निर्माण में टेम्पेरा वे फ्रेस्को विधि, टेम्पेरा वे फ्रेस्को विधि, क्या फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया, फ्रेस्को विधि का क्या किया गया है, प्रयोग किया चित्र निर्माण में। आगे बात समझ में। और ध्यान रखना कि ये जो जितने भी चित्र है वो पारलौकिक है। विषय क्या है चित्रों का, विषय क्या है, ध्यान रखना, विषय क्या है, पारलौकिक है। कैसा है, पारलौकिक चित्रण है। कैसे चित्रण है बेटा, पारलौकिक है। मतलब क्या है, देवीय, क्या चीज है, देवीय चित्रण या देवताओं से संबंधित चित्रण मिलता है आपको। कहां पर मिलता है बेटा जी, गुफा संख्या, माफ करना, इस अजंता एलोरा की गुफा में। बात क्लियर होगी क्या, चलिए किरण ठीक है बेटा। कथाओं का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल 6 रंगों में है। टेम्परा और फ्रेस्को विधि का मतलब आप पीओपी समझते हो ना, पीओपी समझते हो ना, पीओपी से मूर्तियां बना दी और मूर्तियां बनाने के बाद में उसमें उस पर कलर भरा गया, टेम्परा और फ्रेस्को विधि कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी क्या, यहां तक किसी को कोई समस्या है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शैली के मंदिर पिरामिडाकार होते हैं? निम्न में से किस शैली के मंदिर पारलौकिक का मतलब ये होता है भैया देवलोक से है ना, मतलब धार्मिक चीजें हैं। और एक होता है लौकिक, क्या चीज, लौकिक, क्या चीज बेटा, लौकिक मतलब सामान्य जीवन से संबंधित। जैसे हम लोग बाघ की गुफाओं की बात करते हैं, क्या बाघ की गुफाओं का वर्णन करते हैं, या हम लोग बाघ की गुफाओं की बात करते हैं, तो बाघ की गुफाओं के जो चित्र है ना, वो ध्यान रखना बेटा जी, क्या वो आपको लौकिक विषय है। कैसे है, लौकिक विषय है भाई। फुलचंद धन्यवाद प्यारे भाई, चलिए आप इतना प्यार प्रेम देते हैं उसके लिए धन्यवाद। देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली के मंदिर पिरामिडाकार होते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या एकायतन शैली? कौन सी शैली होगी, जल्दी से बताओ भाई मुझे, कौन सी शैली के मंदिर पिरामिडाकार होते हैं? द्रविड़ शैली। क्या कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली होगी। कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली। मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन स्थापत्य कला, गुप्तकालीन स्थापत्य कला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के मस्ती से पढ़ना। देखो मैं बात करूं गुप्तकालीन कला की, क्या गुप्तकालीन कला की बात करता हूं, तो गुप्तकालीन कला में विशेष रूप से ध्यान रखना, गुप्तकाल कला संस्कृति और साहित्य के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर्णिम युग कहलाता है। कौन सा काल, गुप्तकाल। इस गुप्तकाल में पहली बार मंदिरों में शिखरों का प्रयोग किया गया, मंदिरों में शिखरों का प्रयोग किया गया। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा, क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इक्ष्वाकु वंश के काल के दौरान पहली बार मंदिरों में वस्तुतः ईंट का निर्माण किया गया। विदेशी आक्रांत थे, क्या थे, विदेशी आक्रांत थे बेटा। गुफा संख्या 16 और 17 का ना, गुफा संख्या 16 और 17 ये गुप्तकालीन है ना बेटा, वाकाटक वंश तो गुप्तों का समकालिक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान देना, क्या बात कर रहा हूं कि पहली बार मंदिर स्थापत्य कला, ठीक है ना, पहली बार मंदिर शिखर युक्त मंदिर, पहली बार शिखर युक्त मंदिर, पहली बार शिखर युक्त मंदिर, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण कौन से काल में किया गया बताओ, गुप्त काल में। कौन से काल में, गुप्त काल में पहली बार। क्या गुप्त काल में पहली बार, प्रिंस भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लूसेंट की बेटा पुस्तक नहीं है, पुस्तक का मतलब समझते हो क्या, आगे कभी बताऊंगा ना। ठीक है, पहली बार शिखर युक्त मंदिर का निर्माण कौन से काल में किया गया, गुप्त काल में। और ध्यान रखना पहला मंदिर कौन सा है, दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर में पहली बार, दशावतार मंदिर में पहली बार, दशावतार मंदिर में पहली बार 12 मीटर ऊंचे, ध्यान रखना कितना, 12 मीटर ऊंचे, 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया। क्या 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया। कहां पर है ये दशावतार मंदिर, तो ध्यान देना ये कहां पर है, ध्यान रखना बेटा। दशावतार मंदिर कहां है, झांसी के देवगढ़ में स्थित है। झांसी के देवगढ़, झांसी के कहां पर, देवगढ़ में स्थित है, देवगढ़ में स्थित है कौन सा, दशावतार मंदिर। मेरा कोई प्यारा भाई है क्या झांसी से, ठीक है, तो झांसी का देवगढ़ में स्थित है कौन सा, दशावतार मंदिर, जिसमें पहली बार 12 मीटर ऊंचे शिखर का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया, यूपी में है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना इसमें साथ ही साथ 4 सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। क्या होता है शिखर, क्या होता है मंडप, ये कल मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि अब आज तो समय नहीं बचेगा। 4 सभा मंडपों का प्रयोग किया गया, 4 सभा मंडपों का क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, झांसी स्थित ये दशावतार मंदिर जो है ना, ये आपका क्या है, नागर प्लस पंचायतन शैली में निर्मित है। नागर और पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। और इस मंदिर को यदि आप देखेंगे, इस मंदिर को यदि आप देखेंगे तो कैसा मंदिर है, कैसा मंदिर है बताओ। भगवान विष्णु को शेष सैया पर विराजमान बताया गया। क्या शेष सैया पर, क्या शेष सैया पर विराजमान बताया गया। किसको, भगवान विष्णु को शेष सैया, नागों की सैया के ऊपर, क्या नागों की सैया के ऊपर क्या बताया, विराजमान है। भगवान विष्णु यहाँ पर आराम से मस्ती से शेष सागर में शेष सैया पर सो रहे हैं। क्या है, शेष सैया पर सो रहे हैं। आगे बात कौन, भगवान विष्णु, कौन, भगवान विष्णु, ठीक है ना। और नीचे क्या है, सागर की लहरें हैं, सागर की क्या है, लहरें हैं। और यहाँ बैठी बैठी माता लक्ष्मी, क्या माता लक्ष्मी इनके चरणों को दबा रही है, माता लक्ष्मी जो है इनके क्या दबा रही है, पैर दबा रही है। और एक विशेष बात, क्या विशेष बात ध्यान रखना कि भगवान विष्णु की नाभि से क्या कमल निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या कमल निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे बात समझ क्लियर है। तो पंचायतन और एक जो है नागर शैली का मिश्रण है। नागर शैली की सबसे प्रमुख विशेषता होती है क्या, विशाल शिखर युक्त मंदिर। क्या विशाल शिखर युक्त मंदिर। आगे बात समझ क्लियर है ना। ध्यान रखना बेटा जी, क्या द्रविड़ शैली की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली का, हाँ डोरेमोन, द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है, आपने दक्षिण भारत की मूवी देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी मुझे ये बताओ। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो ऊपर से घुमा करके यू कैमरा आता है, बड़े विशाल का प्रवेश द्वार दिखाए जाते हैं मंदिर के, यस और नो।
विशाल प्रवेश द्वार। क्या? विशाल प्रवेश द्वार। क्या? विशाल प्रवेश द्वार। द्रविड़ शैली की प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है? विशाल प्रवेश द्वार है बेटा। क्या है? विशाल प्रवेश द्वार है। और इन्हीं विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है रे? इन विशाल प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम, या फिर यही कहलाते हैं महागोपुरम। क्या कहलाते हैं? महागोपुरम कहलाते हैं। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो वस्तुतः पिरामिड के आकार के समान होते हैं। तो कैसे होते हैं? पिरामिडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिडाकार होते हैं। कल की क्लास में मैं आपके लिए चित्र बनाने वाला हूं, चिंता मत करना, ठीक है? कटप्पा देखा है ना? चलिए, कटप्पा देखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारा भी एक कटप्पू आ गया मेरा भाई मुकड़ी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, क्या बेटा? पिरामिडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिडाकार होते हैं। आगे बात समझ में, प्रवेश द्वार होते हैं विशाल और इन्हें गोपुरम या महागोपुरम भी कहा जाता है। बात क्लियर होगी? कल की क्लास में मैं आप जो है ना, ध्यान रखना, कल की क्लास में क्या करूंगा आप लोगों के लिए बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बना करके समझाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, बात करूं गुप्त काल में तो पहली बार शिखर युक्त मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। झांसी के देवगढ़ के दशावतार मंदिर, क्या? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया। 12 मीटर ऊंचा शिखर है, क्या है? और साथ ही साथ इसमें 4 सभा मंडप है। नागर और पंचायतन दोनों मिश्रित है। पंचायतन इसलिए क्योंकि जब एक साथ एक ही गर्भगृह में 5 या 5 से अधिक या 5 तक, माफ करना, 5 अधिक तो नहीं बोलेंगे, 5 तक जब प्रतिमाएं हो तो वो आपका क्या कहलाता है? पंचायतन कहलाता है। समय जल्दी हो गया, अब क्या करूं? थोड़ी और देर पढ़ाऊं तो और देर, तो बेटा समय हो गया, कैसे और देर पढ़ाऊं, ठीक है? तो ध्यान रखना, नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ इज इक्वल टू बेसर, ठीक है ना? नागर प्लस द्रविड़, ये घोड़ा है, ये गधा है, तो मान लो कि बीच वाला ना घोड़ा और ना गधा हो, वो क्या कहलाता है? खच्चर। क्या कहलाता है? खच्चर। इसलिए बेसर को खच्चर शैली या चच्चर शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खच्चर शैली या चच्चर शैली भी कहा जाता है। चालुक्य शासकों के द्वारा संरक्षित होने के कारण चच्चर कहलाता है। कहां कहां पर था, कैसे कैसे था? कल सुबह 8 बजे बेटा, ठीक है ना? कल सुबह 8 बजे बेटा। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ममता वर्मा है, ममता वर्मा, ये पिछली बार बेटा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देवगढ़ मानते हैं इसको, क्या मानते हैं? देवगढ़। और प्रामाणिक पुस्तकों में देवगढ़ मिलता है। अभी थोड़ा सा कुछ कई जगह चेंज देखने को मिला, तो उसके ऊपर कल बात करेंगे अपने ना, ठीक है? हाँ भाई दिव्यांशु, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ एमसीक्यू पढ़ाऊंगा बेटा, हिस्ट्री में थोड़ी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? एमसीक्यू गौरव सर ने दिखाया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। पटवार के कोर्स में आपने ले रखा है, चलिए। अरे शिखर का प्रयोग नागर शैली में किया जाता है बेटा, कल समझाऊंगा सारा कैसे क्या होता है, ठीक है निशु बेटा? धन्यवाद। और कोई बात? रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, जो भी आप कोई कोर्स खरीदोगे ना तो उसमें पूरा मैंने हिस्ट्री बहुत डिटेल के साथ में पढ़ा रखा है। किसी को यदि कुछ लेना तो अभी शायद कुछ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले और आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। लंबाई में वृद्धि हो रही थी। क्षेत्रीय प्रसार यानी दो विमाओं यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हम ऐसे कह सकते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी। और फिर जब हमने बात की आयतन प्रसार की तो हमने देखा लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों विमाओं में यानी पूरे आयतन में ही वृद्धि हो रही थी, उसे कहते हैं आवाज। अभी ध्यान रखना, अभी क्लियर होगी, ठीक है? अभी आवाज क्लियर अगर आ रही है तो वापस यस करते हैं, आवाज क्लियर आ रही होगी अभी, ठीक है? वापस मैं बोल देता हूँ, जल्दी से बताएं आवाज आ रही हो तो फिर आगे चलते हैं। आवाज आ रही होगी, ध्यान से चेक करें, अभी यस करते हैं जल्दी से, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो एक बार वापस बता देता हूं, ठीक है? अभी साउंड क्लियर होगा, अभी वापस बता देता हूं, एक बार सुनना। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया उसी की बात कर रहा था, ठीक है? अब ठीक है, ओके। तो एक बार वापस बता देता हूं, बस जो अपने लास्ट क्लास में बात की थी उसी की बात अब कर रहे हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि किस तरह से ऊष्मीय प्रसार ठोसों में होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में हमने बात की थी आयतन में प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार और केवल लंबाई में यानी रेखीय प्रसार। डिपेंड करता है कितनी विमाओं में, यानी एक विमा में, दो विमा में, यानी तीन विमा में, लंबाई में या लंबाई और चौड़ाई दोनों में या फिर पूरा आयतन में, ठीक है? चलो अब क्लियर है। तो बस कल वाली थोड़ी सी मैंने बात की थी कि किस तरह से ठोसों में हमने तीनों प्रकार का प्रसार देखा था। प्रसार गुणांक भी अपने लिखे थे, अल्फा बीटा गामा। अब जो ये जो ठोसों में प्रसार होता है उसका मैंने कहा भी था, जैसे इस्पात, तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम की बात करें, सब में ऊष्मीय प्रसार अलग अलग होगा, ठोस अलग है, सबका प्रसार गुणांक जो होते हैं अल्फा बीटा गामा वो सबके लिए अलग। तो दो तीन बातें उनसे संबंधित कर लेते हैं, फिर इनका उदाहरण देखते हैं दैनिक जीवन में। चाहे तो रेल की पटरियां बिछाते समय उनके बीच में गैप रखना, चाहे तो हम बात करते हैं खंभों के में दो खंभे होते हैं, दो पिलर्स होते हैं, उनके बीच में जब तार वायर बांधते हैं मेटेलिक तो उन्हें कुछ ढीला छोड़ना, ये सभी बात कर लेंगे, ठीक है? कंपैरेटिव रेशियो भी देखते हैं क्या होगा तीनों का। तो आगे बात करें, चलें तो बात करते हैं हमारा टॉपिक ताप एवं ऊष्मा। ताप एवं ऊष्मा, और इसमें हम ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहे हैं, थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहे हैं। ऊष्मीय प्रसार, और वो भी हम बात कर रहे हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, सॉलिड्स में। जो कल हमने बात की थी ना अल्फा बीटा गामा, यानी अगर मैं तीनों की अनुपात की बात करूं, यानी जो तीनों प्रसार गुणांक की तुलना यानी कंपैरिजन करें अनुपात के रूप में, तो अल्फा बीटा गामा ये 1:2:3 के रूप में प्राप्त होगा। तीनों का एक तरह से आपस में संबंध भी देख लिया, 1:2:3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है? फिर आगे बात करता हूं, यहां पर मैंने एक और चीज बताई आपको, रेखीय प्रसार गुणांक या किसी भी प्रसार गुणांक की अगर बात करें अलग अलग धातुओं में जो प्रसार गुणांक की बात करें तो इस्पात बोले तो स्टील, इस्पात बोले तो स्टील,
इससे ज्यादा तांबा यानी कॉपर, तांबा या कॉपर, फिर इससे ज्यादा हम बात करेंगे पीतल, और सबसे ज्यादा अगर हम इनमें बात करें चारों में से एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक की अगर हम बात करें इन तीनों धातुओं, तीनों की बात करें अल्फा बीटा गामा की, तो इस्पात के लिए सबसे कम होता है एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा इन चार में से, जिसके लिए प्रसार गुणांक का मान ज्यादा होता है, प्रसार गुणांक का मान ज्यादा होता है। यानी उसका मतलब क्या है कि अगर समान तापमान देते हैं, चारों को एक समान तापमान एक समान ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपांशन किसमें होगा? एल्यूमिनियम में। उससे कम प्रसार किसमें होगा? पीतल से। उससे कम प्रसार होगा तांबे में, और सबसे कम प्रसार जो होगा वो होता है इस्पात में। तो ये जो चारों की अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा प्रसार गुणांक किसका? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का प्रसार गुणांक ज्यादा होने का मतलब ही क्या है कि दिए गए ऊष्मा की वजह से सबसे ज्यादा प्रसार इन चारों में से किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का, सबसे कम किसका होगा? स्टील का। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। हाँ, फिर आगे बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो ये आपके ताप एवं ऊष्मा में हम ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में हमने बात की। अब इसके बाद आगे चलते हैं द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं, यानी लिक्विड्स में जब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार की, तो द्रवों में भी ऊष्मीय प्रसार होगा, लेकिन वहां रेखीय और क्षेत्रीय नहीं, वहां पर केवल क्या होगा? आयतन प्रसार। कल भी हमने बात की थी। ठीक है, पीतल बोले तो ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम आपको पता ही है। ठीक है, सोने में भी होता है, लेकिन हम जनरली जो सामान्य दैनिक जीवन में कोई भी हम इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, चाहे भी कोई भी हम युक्ति बनाते हैं, बिजली वगैरह के तार वगैरह या ऐसे थर्मोस्टेट वगैरह बनाते हैं, तो इन चार का यूज करते हैं। इन चार का हमने क्या किया? कंपेरिजन कर लिया। ठीक है, तो गोल्ड में भी होगा एक्सपांशन, लेकिन वहां पर चूंकि अपन दैनिक जीवन में जो भी जैसे विद्युत युक्तियां बनाते हैं उनमें कहीं गोल्ड वगैरह का प्रयोग इतना नहीं करते। चलिए आगे बात करें। तो ये तो ठोसों में हमने बात की, क्या क्या सीक्वेंस है इनका। अब आगे बात करते हैं द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार किस तरह से होता है देखें। आगे बात करते हैं ठोसों के बाद द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड्स। कॉन्सेप्ट वही है कि जब ऊष्मा देंगे तो इनके आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहां पर द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले कि एक पात्र में, कोई भी बर्तन में, वेसल में, धातु की है, मान लो मेटेलिक है, धातु से बना मेटेलिक है, इसमें कोई द्रव या इसमें जल भरा जाता है तथा इसे स्टोव पर रख देते हैं। गैस स्टोव पर रखकर ऊष्मा दी जाती है। तो पात्र में द्रव का आयतन या पात्र में द्रव का स्तर, लेवल, जो लेवल है उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए, द्रव का स्तर बढ़ेगा, बी घटेगा, सी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यहां पर द्रव के पृष्ठ से कोई वाष्पीकृत होकर कोई भी उसके पदार्थ में हानि नहीं होगी। ठीक है, अच्छा आंसर आ गया है बी। कोई कह रहे हैं बी, कोई कह रहे हैं सी। अच्छा, सी भी आंसर आ रहा है क्या? देखें, पात्र या वेसल में धातु से बना हुआ कोई भी पात्र है, भगोना है, ठीक है, इसमें जल भरा जाता है तथा गैस स्टोव पर रखकर ऊष्मा दी जाती है। तो पात्र में द्रव का स्तर पूछा है। चारों आंसर आ गए भाई, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। चले बताता हूं, देखो, जब हम पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, अच्छा डी भी कहना चाह रहे हैं, चलो अब एक बार इधर देख लो। जैसे मैंने कोई ये बर्तन लिया, कोई मेटल की बनी हुई कोई भी ऐसा बर्तन लिया, ठीक है, धातु से बना, इसमें हमने क्या भरा है? जल भरा है, और नीचे से हम इसे यहां पर किसमें? स्टोव पर रख देते हैं, और ये क्या करता है? इसे ऊष्मा देता है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पानी या जो भी द्रव है ना, इसके लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, जब हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा पहले इस बर्तन को मिलती है। पहले किसको मिलेगी? बर्तन को। तो बर्तन क्या है? धातु से बना हुआ, तो उसमें थोड़ा सा ऊष्मीय प्रसार हुआ, या ऐसे कैसे? थोड़ा सा उसका आयतन बढ़ा। ठीक है, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो इसका अंदर जल का लेवल या द्रव का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा। सीधी सी बात है, बर्तन का आयतन थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ऐसा नहीं कि सर मेरा तो भगोना बड़ा हो गया, इसका मतलब नहीं, बहुत मामूली सा होता है, बट चूंकि होता है, थोड़ा बहुत भी हो लेकिन होता है। तो जैसे ही पहले बर्तन को मिली ऊष्मा तो थोड़ा सा उसका आयतन बढ़ा, तो द्रव का स्तर गया नीचे। अब क्या होगा? ये जो द्रव है इसको भी ऊष्मा मिलेगी, द्रव में क्या होगा? प्रसार होगा, यानी इसके आयतन में वृद्धि होगी। अब इसका लेवल वापस क्या होगा? बढ़ेगा। तो कह सकते हैं पहले तो उसका लेवल घटेगा, क्योंकि जो पात्र था उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ गया, तो पात्र बड़ा हो गया तो जल का लेवल नीचे गया। अब और गर्म किया तो अब उस द्रव को भी जो ऊष्मा मिलेगी, अब द्रव का भी आयतन प्रसार होगा और फिर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। हाँ, हमें पता नहीं चलता, बहुत इतना माइनर होता है। हमें अगर पता चलता तो इसका मतलब ये कि मैं मार्केट से 1 लीटर वाला कोई पात्र खरीद कर लाऊं और कुछ समय बाद देखूंगा 1 लीटर वाला 5 लीटर का हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, बर्तन का कैसे बढ़ेगा भाई? आयतन कैसे बढ़ेगा भाई? उसका जब प्रसार होगा, भाई बर्तन भी तो मेटल का बना है, धातु से बना है, ठीक है, तो उसमें भी तो ऊष्मीय प्रसार तो उसका भी होगा, और ऊष्मीय प्रसार होगा तो आयतन उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से पहले अब भाई ऐसे मान लो कितने से बर्तन में अगर मैंने कोई लेवल रखा तो ज्यादा भरा हुआ रहेगा, अब इस बर्तन को मैं बढ़ा देता हूं, बड़ा कर देता हूं, तो इसका आयतन थोड़ा, सॉरी, जल का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, डी कैसे करें? कैसे करें? कौन कह रहा है डी? भाई कहां से आए हैं डी वाले? कहां से आते, कहां से डी वाले? ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, अब इसमें कहना सर वो तो फिर बाद में ऊष्मा बनकर वो भाप बनकर उड़ता जाएगा तो लेवल उसका कम होता जाएगा, इसलिए मैंने पहले कहा कि वाष्पीकरण द्वारा उसके जो वाष्प बनने की वजह से उसमें कोई भी द्रव में हानि नहीं हो रही है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, वाष्प से जल निकल जाता है ना, ये मैंने पहले ही बोल दिया। अब कमेंट आ रहे हैं कि सर वाष्प बन जाएगा तो जल निकल जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा आपको वाष्प के रूप में जल की हानि नहीं माननी। ठीक है,
हाँ, अगर इन तीन की बात करूं ना, अब चलो वापस यहां पर देखें कि अगर जो ये बर्तन था इस क्वेश्चन में, अगर इस्पात, तांबे और पीतल और एल्यूमिनियम, तो बताओ, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपसे पूछ लेता हूं ऐसे थ्योरेटिकली, इन चार में से किस बर्तन का उपयोग करने पर पहले स्तर ज्यादा घटेगा? वापस सुनना भाई, पहले तो जल का लेवल नीचे गया, ठीक है, क्यों गया कारण मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन यहीं से कि ये चारों बर्तन में से कौन से बर्तन में या किस पात्र में, किस पदार्थ से बने हुए पात्र में लेवल जो पहले नीचे जाता है वो सबसे ज्यादा नीचे जाएगा, किस में बताएं। मिट्टी के बर्तन में वगैरह इतना अपन मानते नहीं क्योंकि वहां पर इतना ऊष्मा की वजह से प्रसार हम देखते नहीं, ठीक है। जल्दी से बताएं फिर। हाँ, किसमें सबसे ज्यादा जो जल का तल नीचे जा रहा था ना सब पहले, ऊष्मीय प्रसार की वजह से जल का तल जो नीचे जा रहा था सबसे ज्यादा नीचे किस बर्तन में जाएगा? एल्यूमिनियम वाले में जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने कहा प्रसार गुणांक ज्यादा है तो इसमें प्रसार ज्यादा होगा, यानी इसका आयतन सबसे ज्यादा बढ़ेगा और जितना ज्यादा बड़ा होगा अंदर जल का लेवल भी उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ये तो आप समझ गए। अब इनके अनुप्रयोग देखते हैं, यही ये सीक्वेंस लिखाने का एक अनुप्रयोग भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्मीय प्रसार के जब हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के, तो उसमें हम बात करते हैं, चलो यहाँ पर द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की वैसे हम बात कर रहे हैं, बीच में एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जो आपके आगे मैं लिखवाऊंगा। जब हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कई ऐसी युक्तियां होती है, जैसे गीजर की बात करते हैं या जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करते हैं, ठीक है, उनमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही गीजर में पानी गर्म हो जाता है पूरा, तो वहां पर एक लाइट बंद हो जाती है, दूसरी चालू हो जाती है, यानी वो कहते हैं ना ऑटो कट हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पूरा जब जैसे ही गर्म हो गया गीजर में जितना मैक्सिमम गर्म होना था वो होने के बाद अब ऑटो कट हो जाता है। तो ये ऑटो कट होने के लिए एक डिवाइस लगी रहती है जिसे कहते हैं थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ऑटोमेटिक, उसे जब हम कपड़े पर प्रेस करते हैं तो वो गर्म रहती है, चालू रहती है, उसे जैसे ही उठाकर साइड में रखते हैं थोड़ी देर तक जितना ही वो मैक्सिमम गर्म हो जाने के बाद उसमें भी ऑटो कट हो जाता है। ये ऑटो कट होना थर्मोस्टेट की वजह से होता है, वो हम द्रवों के जो इनके ऊष्मीय प्रसार के बाद जो उदाहरण पढ़ेंगे उसमें भी उसकी बात करेंगे। आयतन बढ़ता है, गर्म होने पर धातु फैलती है, आयतन बढ़ता है, ठीक है। बढ़ेगा कैसे वो पीछे देखना आप वापस, ठीक है। सर कुछ रिप्लाई क्यों नहीं करते आप, कब रिप्लाई नहीं करता बताओ तो सही, आपके क्वेश्चन तो बताओ, बस ऐसे कहते रहते हैं रिप्लाई नहीं करते, क्वेश्चन बता दिया करो आप तो, ठीक है। तो द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, यानी यहां पर ठोस में अगर हमने किसी बर्तन में ऐसे रखकर गर्म किया तो द्रवों में भी ऊष्मीय प्रसार तो होता है। अब द्रवों में जब मैं बात करता हूं कि द्रवों में जब ऊष्मीय प्रसार होता है तो द्रवों में भी ऊष्मीय प्रसार केवल आयतन प्रसार के रूप में होता है। और यहां जब हम पढ़ेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल के असामान्य व्यवहार की, ठीक है। सेंसर लगे रहते हैं, वो सेंसर थर्मोस्टेट ही होता है, ठीक है। अब जब जो कहते हैं ना कई बार सर आंसर नहीं देते या क्वेश्चन में जवाब नहीं देते मेरा, ठीक है, नाराज होते हैं, जब मैं उनसे वापस पलट के कहता हूं क्या क्वेश्चन है, तब क्वेश्चन कभी नहीं आते या कभी वो पूछते नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो चाहते मैं उनका नाम लूं, तो नाम में क्या रखा है यार, कुछ ऐसा काम तो करो तो नाम भी लेने लग जाएंगे लोग, क्या है उसमें, ठीक है। चलें आगे नोट करते हैं, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं, ठीक है। नाराज कहाँ होता हूँ मैं, नाराज होता हूँ क्या, मैं नाराज कभी होता ही नहीं, लेकिन क्या है कि बस केवल इतना आप ऐसे कह देते हैं कि जवाब नहीं देते, क्यों जवाब नहीं देते, मैं कोई वो शादी में आया हुआ फूफा थोड़ी हूँ जो नाराज हो जाऊंगा और किसी से बात नहीं करूंगा, मैं क्यों नाराज होऊंगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखें जब वो जो कहते हैं कि सर आप जवाब नहीं दे रहे, तो मैं वापस पलट के बोलता हूँ कि क्वेश्चन बताओ, कुछ पूछना है तो पूछ, तब उनके कमेंट्स नहीं आते, ठीक है। हाँ, तला कमजोर हो जाता है। देखो भाई सबकी क्या कह सकते हैं कि एक सामर्थ्य होती है ना, जो ड्यूरेबिलिटी होती है सब बर्तनों की, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाती है। एक्जैक्टली जो द्विधातु पट्टी होती है ना, वो थर्मोस्टेट में ही उसका यूज करते हैं, ठीक है। चाहे ग्लास चटक जाना वो सभी अपन बात करेंगे, देखना अभी सभी ऊष्मीय प्रसार में आएंगे, वो सभी उदाहरण है, रेल की पटरियों वाला, वो वायर वाला ऊष्मीय, या कांच की ग्लास का चटक जाना वगैरह, ठीक है, गर्म चाय डालने पर। चलिए आगे बात करें। तो देखो एक बार द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहा हूं, यहां पर लिखना साथ साथ आपकी, द्रवों में भी या द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। और द्रवों में जब सबसे कॉमन बात करते हैं हम जल की, तो लिखते हैं कि जल का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। असामान्य व्यवहार इसे समझ जाने को बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं। भाई नॉर्मली अपन किसी भी द्रव को, किसी भी ठोस को, गैस को जब ऊष्मा देते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, ठीक है, आयतन बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक संबंध मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, v गुणा रो, या d लिख सकते हो घनत्व, यानी आयतन बराबर, सॉरी इधर तो आ जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। घनत्व बोले तो डेंसिटी, आयतन बोले तो वॉल्यूम, और द्रव्यमान बोले तो मास, ठीक है। तो ये द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में संबंध हम देखते हैं। अब मान लो मैं किसी पदार्थ को या किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब गर्म करने के दौरान उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा मान लेते हैं। वो ऊष्मा या ऐसे कह सकते हैं वाष्प बनकर उसमें जो कमी आ रही है वो नहीं आ रही, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा, केवल हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान अपरिवर्तित, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, वह लिक्विड फेज में ही है, द्रव्यमान उतना ही। तो द्रव्यमान अगर मैं फिक्स कर दूं तो आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, देखो आयतन v बराबर m बाई रो, m बाई d लिख दो, घनत्व लिख दो। यानी आयतन और घनत्व में कैसा संबंध है कि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जल वाला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हमने यहां पर आयतन बढ़ाया तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आयतन बढ़ने से घनत्व कम हो रहा है, दोनों में संबंध कैसा है, कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा भी हो जाएगा कि अगर आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों संबंध यहां पर व्युत्क्रमानुपाती से अपन बता सकते हैं। तो जब मैं किसी द्रव को गर्म करूंगा तो क्या होगा, आयतन प्रसार होगा, यानी उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होगी तो उस द्रव के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। सबके साथ हम देखते हैं ऐसा होता है, जल के साथ भी होता है। लेकिन
जब मैं जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूं, ये वाली वो रेंज है जब जल असामान्य व्यवहार करेगा। 0 डिग्री से गर्म करते करते उष्मा दी मैंने, थोड़ी सी उष्मा दी, 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, 4 डिग्री तक गया। ये जो लिमिट है, इस लिमिट को ध्यान रखना, इस लिमिट के अंदर जल असामान्य व्यवहार करता है। और इस समय क्या होगा, जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जब मैं उष्मा देता हूं, तो इसमें ऊष्मीय प्रसार की बजाय, यानी यहां पर जब उष्मा प्रसार होता है तो हम क्या कहते हैं, आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर क्या होती है, आयतन में आती है कमी। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होना क्या चाहिए था भाई, उष्मा दे रहे हैं तो प्रसार होने की वजह से आयतन में वृद्धि होनी चाहिए, जबकि यहां पर क्या होती है, आयतन में कमी। और आयतन में कमी होगी तो घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ही हम देखते हैं। 4 के बाद 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50, 70 तक जाओ, तब असामान्य व्यवहार नहीं होगा। असामान्य व्यवहार केवल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर। जब हम गर्म करते हैं तो आयतन तो होगा कम और घनत्व बढ़ेगा। यानी 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि यहां पर घनत्व क्या हो रहा है, देखो आयतन लगातार बढ़ने की बजाय घटा है, और आयतन घटेगा तो जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन यहां पर अलग है। देखो ठीक है, दिए गए तापमान पर घनत्व तो निश्चित होगा, लेकिन जब तापमान बदलेगा, उष्मा की मात्रा बदलेगी तो घनत्व भी बदलेगा। ठीक है, तो डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है, घनत्व चेंज हो रहा है। ठीक है, बल्कि दो टुकड़े आपस में वो सब आ जाएंगे, आगे जब अपन बात करेंगे दाब वगैरह का प्रभाव जो होता है गलनांक वगैरह पर, वो सब आ जाएगा। ठीक है, घनत्व चेंज नहीं होता, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं ना घनत्व चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर मैं मास की बात करूं, मास को कांस्टेंट रख दिया तो आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात है। और घनत्व क्यों चेंज नहीं होगा, आप तो बताएं, उष्मा देने पर घनत्व बदल रहा है ना। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन जो है वो कम होगा और घनत्व बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होगा। ठीक है, और ये ही जल का असामान्य व्यवहार है। और जल का ऐसा असामान्य व्यवहार होता है इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जब झीलें जम जाती है, पानी की जो झीलें होती है जम जाती है, फिर भी उसके नीचे यानी थोड़ी गहराई में अभी भी वहां द्रव अवस्था में होता है जल, और जो समुद्री या जो जलीय जीव होते हैं वो उसमें रह पाते हैं। इसका कारण ही ये जल का असामान्य प्रसार है। हाई टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल के जो अणु होते हैं ऐसे षटकोणीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं केवल इस तापमान पर ही। इस वजह से इनके घनत्व वगैरह में ऐसा परिवर्तन आता है। ठीक है, तब ये परिवर्तन आता है। तो हाँ सर, मतलब पानी स्तर, हाँ अगर 0 से 4 तक जा रहे हो, 0 से 4 तक जाना तो ऐसा होगा, पानी का स्तर कम होगा, वॉल्यूम में कमी आती है। ठीक है, 0 से 4, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे सभी के आयतन में प्रसार होता है, वैसे इस द्रव के यानी जल के आयतन में भी प्रसार होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह से षटकोणीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं जल के अणु, और घनत्व में परिवर्तन इस तरह से होता है। तो ये होता है जल का असामान्य व्यवहार। इसके बारे में अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे साथ में। तो ये केवल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऐसा असामान्य व्यवहार हमने देखा। लिखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल को गर्म करें या ऊष्मा प्रदान करें, गर्म करें तो इसके आयतन में कमी आने लगती है, इसके आयतन में कमी आने लगती है। कमी आने लगती है। अच्छा, अभी मुझे एक बात याद आई, अभी किसी ने कमेंट भी किया कि सर आपने कहा वो घनत्व चेंज नहीं होता, तो नहीं होता है, लेकिन निश्चित तापमान पर। वो मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे टेस्ट में, उसी पर आधारित कह रहे होंगे। जब मैंने कहा भी था, एग्जांपल दिया, भाई एक छोटे से मग में मैं पानी ले लेता हूं और एक बड़ी बाल्टी में पानी ले लेता हूं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला भी बताया, m बराबर v गुणा d घनत्व से, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो इस केस में कहीं पर तापमान में अंतर आया था क्या, भाई उसी तापमान पर ये भी जल है, उसी तापमान पर ये भी जल है, तो जितना घनत्व इस जल का उतना ही घनत्व इस जल का भी है, उसमें अंतर थोड़ी है। लेकिन जब मैं तापमान बदलूंगा तब घनत्व में अंतर निश्चित रूप से आएगा। वो जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपके टेस्ट के सॉल्यूशन में, वीडियो सॉल्यूशन में बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू घनत्व। भाई द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा, आयतन चेंज नहीं हो रहा, और ये घनत्व भी क्या है, यहां पर नियत है। तो यहां पर अगर मैं इस पानी की बात करूं, चाहे बाल्टी में भरा हुआ या बकेट में या इस मग में, दोनों में ही उसका घनत्व जो होगा जो 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहां पर अपन तापमान चेंज करें ना, देखो तापमान चेंज होने पर निश्चित रूप से घनत्व में परिवर्तन आता ही है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने वो एक कमेंट देखा, तब मुझे याद आ गया कि हो सकता है आप उस एक्सप्लेनेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने कहा घनत्व कभी चेंज नहीं होता। हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, अगर तापमान समान रहे तो। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल को गर्म करें तो इसके आयतन में कमी आने लगती है, तथा इसके घनत्व में, घनत्व डेंसिटी में, डेंसिटी या घनत्व में वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, यही जल का असामान्य व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है। हालांकि इसका फायदा भी होता है, जैसे मैंने कहा ना, झीलें जम जाती है, ऊपर ऊपर बर्फ आ जाती है, लेकिन नीचे जो थोड़ी सी गहराई में द्रव अवस्था में है अभी भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हाँ, कमेंट्स रिफ्रेश कर सकते हैं, नए कमेंट्स दिख नहीं रहे तो चलिए आगे बात करते हैं। यही जल का असामान्य व्यवहार है, व्यवहार है। ठीक है, और अब मैं वो समझाने जा रहा हूं कि किस तरह से आयतन न्यूनतम यहां पर देखो, जैसे घनत्व बढ़ा, आयतन कम कब हो गया, देखो हमेशा इस चीज को यहां पर ध्यान रखा करो कि यहां पर आयतन न्यूनतम कहां पर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, घनत्व अधिकतम जहां पर होगा वहीं पर आयतन न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जैसे जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम।
ठीक है। और आयतन न्यूनतम इसी तापमान पर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। आइस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आइस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आइस वैसे भी ठोस की बात करते हैं, यहाँ अपन द्रवों के प्रसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सही ना व्यवहार, ये लो व्यवहार सही है, ठीक है। अब तो खैर अब मैं एक वो चीज समझाने जा रहा हूँ किस तरह से झीलों में ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे द्रव रहता है। देखो मान लीजिए ये कोई झील है, इसमें पानी है, ठीक है, झील में पानी है। अब ठंडे प्रदेश में यानी जहां पर तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, मान लो पहले यहां पर तापमान कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, और जितना तापमान इस सतह पर होता है अंदर इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से मान लिया तो यहां पर जो इसे ऊष्मा मिल रही है 10 डिग्री सेल्सियस, अंदर ऊष्मा कम जा रही है, तो मान लिया 10 से क्या होगा, अंदर क्या है 10 से कम। 4 वाली रेंज में नहीं आया हूं अभी, तो सामान्य 0 से 4 वाली पे ही अलग बात करेंगे हम, ठीक है। बाकी 10 या 10 से कम जितना भी व्हाटएवर हमें नहीं पता, अभी सामान्य रूप से तो भाई यहां पर तापमान क्या है, ज्यादा है। तापमान ज्यादा होता है तो आयतन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ऊष्मीय प्रसार। इसका आयतन ज्यादा है तो घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, कम। यहां पर बात करता हूं जो ठंडा पानी है इसका तापमान क्या है, कम, तो घनत्व है, सॉरी आयतन भी ऊपर की तुलना में क्या होगा, कम, घनत्व क्या होगा, ज्यादा। तो अब हम बात करते हैं जैसे जैसे तापमान कम होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर धीरे धीरे तापमान गिरना चालू हुआ, ठंड पड़नी चालू हुई, ये क्या हुआ 10 डिग्री से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ये जैसे ही इसका तापमान कम होगा अंदर वाला अभी भी, अब ध्यान देना तापमान में धीरे धीरे कमी कर रहा हूं, तो अभी अंदर वाला तो क्या होगा, इसकी तुलना में बाहर ठंड पड़ रही है 10 से कम होता जाएगा, अंदर वाले के तापमान पर अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी इसकी तुलना में जैसे जैसे ये तो कम होकर 10 की तुलना में क्या हो गया, मान लिया 6 हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापमान इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तापमान कम होगा तो आयतन में आएगी कमी और घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। अंदर जो था वो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस पर ही था, भाई ठंडा ये भी होगा, लेकिन ऊपर वाला सतह वाला जल्दी ठंडा हो गया। ये मान लिया मैंने कितना हो गया, मान लेता हूं 6 की बजाय ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान ज्यादा है, आयतन ज्यादा है और घनत्व क्या है, कम। घनत्व कम ऐसे कह सकता हूं, हल्का है। तो ये जो ऊपर वाला ठंडा पानी है वो तो आएगा नीचे की तरफ और अंदर वाला ये पानी जाएगा ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से पानी में ऐसे कह सकते हैं संवहन की क्रिया होती है। ये जो ऊपर वाला तुलनात्मक रूप से ठंडा पानी था वो तो आ गया नीचे, और अंदर वाला जो तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में गर्म था वो गया ऊपर। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। अब देखो सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इससे कम होकर जैसे ये 3 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, अब ये वाली रेंज आ गई है। हम क्या बात करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो आयतन बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन हम यहां उल्टा चल रहे हैं, 4 से चले 3 की तरफ, यानी आयतन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और घनत्व हो जाएगा थोड़ा कम। यानी अब ये 4 से 3 पर जाएगा तो घनत्व कम हुआ, 2 पर गया और कम हो गया, 1 पर गया और कम हो गया, यानी ये ऊपर वाला तो हल्का ही बना रहा और नीचे वाला जो 4 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा है वो क्या है, भारी है। तो अब ये जल का संवहन होने की क्रिया अब नहीं होगी और ये ऊपर वाला जल लगातार हल्का होते 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 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बर्फ बन जाएगा, और बर्फ इस जल में तैरती रहती है ऊपर की सतह पर। और यहां पर देखो नीचे अब क्या, अभी भी जल जो है गहराई में है वो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही है, और इस वजह से ये द्रव अवस्था में बना रहेगा। अंदर के जो जीव जंतु हैं वो इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। और एक और कारण होता है, बर्फ जो होती है ना ऊष्मा की कुचालक होती है, इस वजह से अंदर ऊष्मा या ऐसे कह सकते हैं जो ठंड होती है वो अंदर तक आ नहीं पाएगी, या अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर जा नहीं पाएगी। तो अंदर ये पानी इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो संवहन वाली क्रिया थी वो फिर नहीं हो पाती है, और झील की गहराई में या झील के अंदर जल अभी भी द्रव अवस्था में बना रहेगा। इसी कारण जो मछलियां होती है तालाबों के अंदर, भले सतह पर बर्फ जम जाए अंदर वो जिंदा रहती है, ठीक है। घनत्व डेंसिटी बताया था ना, घनत्व कैसे डेंसिटी बताया, वैसे पहले भी पिछले चैप्टर में ही बताया, पिछला टॉपिक जो था घनत्व को अलग से बताया था मैंने। घनत्व में अंतर के कारण हम देखते हैं बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरता है, और जब एक बार ऊपर बर्फ जम गई अब नीचे या जो गहराई में जहां जले वहां की ऊष्मा बाहर भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी या बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो ये हमने बात की किस तरह से यहां पर जल की सतह पर भली बर्फ जम जाए लेकिन अंदर अभी भी द्रव रहेगा, ठीक है। प्रकाश मिल जाता है, ऑक्सीजन खुद उस जल में घुली हुई रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन जल में घुली हुई रहती है और प्रकाश भी मिल जाता है, सफिशिएंट प्रकाश उनको मिल जाता है। कुचालक दैट मींस इंसुलेटर, ठीक है, या बैड कंडक्टर। तो ये इस वजह से यहां पर लिख लेते हैं जल का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। फिश सांस ले लेती है भाई, उनको नाक तो चाहिए नहीं, गिल्स होते हैं, गिल्स में क्या होता है ऑक्सीजन जो जल में होती है वही ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलें एक बार वापस बता देता हूं, देखो एक बार वापस सुन लेना एक बार, ठीक है। वापस अगर समझ में नहीं भी आया तो एक बार चेक कर लेना, देखो बताता हूं भाई। एक बात सीधी सी बात है, इसको और भी सिंपल तरीके से समझो। जैसे ये भगोना है, इसमें मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब कॉमन सी बात सुनना, जब अपन इस भगोने में पानी को गर्म करेंगे, आराम आराम से सुनो, जब मैं यहां पर गर्म देता हूं ऊष्मा किससे मिलती है, सबसे पहले नीचे वाले भाग को मिलेगी ऊष्मा। यहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है इसका तापमान अभी क्या है, कम है, ठीक है। होता क्या है, अब जब हम गर्म करते हैं तो ये जो गर्म पानी था, जैसे ही पास वाला भी सबसे पहले नीचे वाला ही पानी गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा, गर्म होते ही क्या हो जाएगा, हल्का, ऐसे सकते हैं घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो हल्का होकर ये तो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये ऊपर का जो जल है वो आएगा नीचे की तरफ। कभी जैसे भगोने को वहां पर या किसी भी पात्र में पानी लेना, स्टोव पर रखना और उसे गर्म करना, ऊपर आप हाथ में फील करना, तो ऊपर इतना गर्म नहीं होगा, बिल्कुल गहराई में ज्यादा गर्म होता है, सीधी सी बात है, नीचे तापमान ज्यादा होगा। तो अब ये जो ज्यादा तापमान वाला पानी था हल्का होकर ये तो गया ऊपर, और ऊपर वाला जो ठंडा पानी था वो भारी होने के कारण बैठता है नीचे। अब ये प्रोसेस तब तक लगातार चलती रहेगी जब तक ये एक समान रूप से गर्म ना हो जाए, तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। जब इस पूरे जल का तापमान एक समान हो जाता है तब ये ऊपर नीचे आना जाना नहीं चलता। जब मैं बात करता हूं तालाब की, तो तालाब में बस ये मान लो कि ऊपर से ठंडा कर रहे हैं। जैसे मान लिया यहां पर टेंपरेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और अंदर तापमान हमें पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला तापमान अब जो ये है सतह, इसका तापमान धीरे धीरे गिर रहा है, 10 से 8, 7, 6, 5 ऐसे गिर रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ठंडा पानी क्या होता है, मैंने जैसे बताया, ठंडा पानी क्या हो जाएगा, भारी, और भारी पानी क्या होता है, तली में बैठता है। 5 डिग्री सेल्सियस होते होते 4 तक आ गया, ऊपर वाले का तापमान कहां तक आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 4 से 3 हो रहा है तो होना तो क्या चाहिए, तापमान कम होना चाहिए, तो और भारी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो आ गई एबनॉर्मल सीमा, यानी 4 से इसका तापमान और कम होगा ना सतह वाले जल का, तो अब इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर उल्टा व्यवहार हो रहा है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व में आ जाएगी कमी।
4 से कम होते ही घनत्व हो जाएगा कम, और घनत्व कम होना यानी अब ये पानी कैसा है, हल्का है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से और अगर कम किया ना तो अब ये और हल्का होता 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 कहां तक पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन गया, बर्फ। तो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले तक तो ये ऊपर नीचे आना जाना लगा था, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये प्रोसेस हो जाएगी बंद, और अब ऊपर वाली सतह तो पूरी बन जाएगी बर्फ में, अंदर अभी भी द्रव अवस्था में रहेगा जल, द्रव अवस्था में रहेगा जल। और दूसरा एक और चीज जो इसमें सहायता करता है कि अब यहां पर क्या है, बाहर बर्फ है, सतह पर बर्फ है, अब ये बर्फ क्या करेगी, अंदर जो जल है उसका तुलना भी अगर करें 4 डिग्री सेल्सियस 5 जितने पर भी है तापमान उसका ज्यादा है, तो उसमें ऊष्मा भी क्या है, ज्यादा है। ऊष्मा, इस ऊष्मा को अब ये बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि ये जो बर्फ है खुद क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना, ऐसा ये असामान्य व्यवहार के कारण ऐसा हो पाता है, ठीक है। रॉड को पानी में लगाने पर ऊपर का पानी, सीधी सी बात है भाई, ऊपर से गर्म कर रहे हो तो ऊपर वाला पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। अब वही ऊपर वाला पानी क्या होगा, गर्म होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, हल्का है, तो वो ऊपर की ओर ही रहता है। तो जब आप बकेट में जैसे ऊपर से रॉड डालकर पानी गर्म करते हो तो नीचे तली वाला पानी जो होता है वो ठंडा ही रह जाता है, क्योंकि वो तो ठंडा पानी तो नीचे वाला भारी रहेगा, ऊपर वाला हल्का हल्का ऊपर ही रहेगा। तो इस वजह से हम देखते हैं अगर पूरा बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया तो नीचे तली वाला पानी थोड़ा ठंडा भी रहता है, ठीक है। आगे बात करें, सर्दियों में पाइप बर्फ जम जाने फट जाने का कारण भी वही है कि भाई उसमें क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है। हाँ, फ्रिज में बर्तन में पूरी बर्फ बन जाती है, तो वहां पर देखो ना, वहां चारों ओर से उसको नीचे जहां तली है ना वहां से भी उसको ठंडक मिल रही है। यहां पर तो देखो ऊपर एक बार बर्फ जम गई तो नीचे अब पृथ्वी के अंदर से तो कोई उसको ठंडा करने से रहा, फ्रिज में ऐसे हो जाता है, ठीक है। चार या पराली में रखने पर वही वहां पर जो बेड कंडक्टर जहां पर भी होगा ना ऊष्मा का, वहां पर वो लंबे समय तक रहती है। जैसे हम देखते हैं ना बर्फ वगैरह को स्टोर करने के लिए हम देखते हैं बड़े बड़े वो थर्माकोल की शीट वाले ऐसे कंटेनर वगैरह होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर हाँ वॉल्यूम कम होता है तो क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैंने खुद ने कहा वॉल्यूम कम होगा। अब 4 से 3 पर जाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम, घनत्व का मतलब हल्की हो जाएगी। तो 4 से 3 2 1 धीरे धीरे घनत्व कम होगा। 0 से 4 आते हैं तो आयतन घटेगा, 4 से 0 जाऊंगा तो आयतन बढ़ेगा ना फिर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक तरह से उदाहरण था कि किस वजह से जल का असामान्य प्रसार होता है और ये किस तरह से बेनिफिशियल है, लिख सकते हैं। जल के असामान्य व्यवहार के कारण ही जल के असामान्य व्यवहार के कारण ही ठंडे प्रदेशों में झीलों की सतह पर बर्फ जम जाने के बावजूद गहराई में स्थित जल अभी भी द्रव अवस्था में ही रहता है तथा ऐसे में जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। ये इसका कारण भी हमने लिख लिया, ठीक है। आयतन व घनत्व में कैसे होता है अंतर, भाई सीधी सी बात, आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती, ठीक है। अगर द्रव्यमान निश्चित रहे तो तापमान बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम होगा, ठीक है। सर जितना ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है उससे तो कम ठोस होता होगा। अरे भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ थोड़ी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो देखो 4 से 3 होते ही अभी भी है तो द्रव अवस्था में, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो द्रव ही होगा। लेकिन जब मैंने बात की ना 4 से 3 क्या, तो वो अभी भी जल ही है, लेकिन कैसा जल है, हल्का है। 3 से 2 गए तो भी अभी भी है तो जल ही, लेकिन और हल्का हो गया। फिर 1 डिग्री पर गए अभी भी है तो जल, लेकिन और हल्का हो गया, घनत्व में और कमी आ गई। और जैसे ही हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो अब तो बन गया बर्फ, और बर्फ हल्की होने के कारण उस जल की सतह के ऊपर ही रहती है, वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। वो घनत्व के कारण ऐसे हम देखते हैं खोखला वगैरह होता है। अब ऐसे देखो क्वेश्चन वो वापस मुझे दिखाई भी नहीं दिए, जो कह रहे थे जवाब नहीं देते, और वो मुझे वापस दिखाई नहीं देते, ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं, आते कहाँ से और कहाँ को जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। सब हो जाएगा, क्लियर कर देंगे। अशुद्धियां मिलाने पर, गलनांक और दाब बढ़ाने पर, क्वथनांक वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब आगे आ जाएगा। थोड़ा तो वो बनाकर रखो, धैर्य बनाकर। याद क्यों करना, समझ लो ना, याद नहीं होता क्यों याद करते हो, समझ लो भाई। बुखार में तापमान, अरे भाई बुखार के पीछे पड़ गए, कहाँ बुखार आ रहा है भाई, कहाँ बुखार आ रहा है। अभी मैं ठोस द्रव की बात कर रहा हूँ, आपको बुखार आ रहा है, आप क्या हो, द्रव हो क्या, ठोस हो क्या, क्या हो यार। जब वो बायो पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, कहाँ जाते हो यार। जब मैं बायो की बात करूँ तब फिजिक्स का कीड़ा लगेगा फिर, इसलिए अभी जो पढ़ा रहा हूँ अभी क्लियर करो। क्या बात करते हैं, कहाँ से यार, ऐसे प्राणी आते कहाँ से, बेचारे ये जल में रहने वाले प्राणी चुपचाप रहते हैं, जिंदा तो रहते हैं एटलीस्ट, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। बुखार में तापमान बढ़ जाएगा, आगे पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है। बुखार आ रहा है क्यों तरह से पड़ती, बुखार आ गया भाई। सर्दियों में कुएं का पानी गर्म, भाई सीधी सी बात है, अंदर गहराई में जाते ही तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो तापमान वहां पर, और वहां पर इतनी बाहर की जो ठंड का प्रभाव भी नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 0 डेंसिटी के बाद जब बर्फ बन जाएगी तो बर्फ तो अब हल्की हो जाएगी भाई। अब वो द्रव अवस्था में नहीं रहा, वो ठोस बन चुकी है, इसलिए अब वो द्रव की अगर बात करें तो उसकी सतह पर तैरती है बर्फ। चलें आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं छोटा सा है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। बस इसमें 2 लाइन लिखनी है कि दी गई ऊष्मा के लिए सर्वाधिक प्रसार गैसों में ही होता है। दी गई समान ऊष्मा की मात्रा के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मीय प्रसार
गैसों में होता है और गैसों में भी केवल आयतन प्रसार देखा जाता है। आयतन प्रसार देखा जाता है। और फिर लास्ट में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताए भी थे। ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण। गर्मियों में पेंडुलम आधारित घड़ी का धीमे या सुस्त चलना और रेल की पटरियां बिछाते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ देना थर्मोस्टेट द्विधातु पट्टी का निर्माण कांच की ग्लास में गर्म या अत्यधिक गर्म चाय डालने पर इसका टूट जाना। फिर बिजली के वायर्स को दो पोल्स पर या दो पोल्स के बीच बांधते समय इन्हें कुछ लूज छोड़ना। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण, और भी कई बार जैसे गर्म या जैसे कोई बॉटल वगैरह का ढक्कन वगैरह होता है, टाइट हो जाता है तो गर्म पानी में डालते हैं, लूज होकर खुल जाता है। तो कई ऐसे ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण हैं ये आपके सामने। पीछे क्या रह गया था भाई? पीछे वाली इस स्लाइड में भी देख लो, अगर कुछ रह गया हो तो जल्दी से देख लो, देखकर नोट करने मत लग जाना, देख लो, ध्यान रख के उतार लेना फिर। और ये और आपके कुछ उदाहरण हैं। गर्मियों में पेंडुलम आधारित घड़ी का धीमे या सुस्त चलना, रेल की पटरियां बिछाते समय उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ देना, थर्मोस्टेट द्विधातु पट्टी का निर्माण, कांच की ग्लास में अत्यधिक गर्म चाय डालने पर इसका टूट जाना, बिजली के तारों या वायर्स को दो पोल्स के बीच बांधते समय इन्हें कुछ ढीला छोड़ना। ठीक है, थोड़ा सा भी स्पीड में लिखा करो, कहाँ धीरे धीरे लिखते रहते हो। बाहरी तापमान के अनुसार, बाहरी तापमान से जो भूगर्भीय जल होता है वह अप्रभावित रहता है। तो हम देखते हैं ठंड में तो वही जल हमें थोड़ा गर्म लगता है और गर्मियों में वही जल हमें ठंडा भी लगता है। ठीक है, तो ये बाहरी तापमान के बदलाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग उदाहरण हैं। ठीक है, गैस के एग्जांपल, गैस के कोई विशेष है नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि हाँ, गैस में ऊष्मीय प्रसार आयतन के रूप में होता है, सबसे ज्यादा उनमें प्रसार होता है। ग्लास वाला एग्जांपल क्या होता है, देखो ग्लास की जब हम बात करते हैं कुछ तो इसकी मोटाई रही होगी, कुछ तो मोटाई होती है। ठीक है, जब जैसे ही गर्म पानी या गर्म कोई भी चाय कॉफी भी डालते हो तो अंदर वाली जो परत है ना उसमें तुरंत ऊष्मीय प्रसार ज्यादा हो जाएगा। बाहर वाली भी ऐसे नहीं कि बाहर वाली गर्म नहीं होगी, लेकिन अंदर वाली पहले गर्म होकर तुरंत उसमें प्रसार हो जाता है, तो अंदर से एक बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, अंदर वाला फैल गया, बाहर वाला उतना नहीं फैला, तो ये जो इसमें प्रसार में असंतुलन होने के कारण क्या हो जाता है, चटक जाता है। ठीक है,